एक आम किसान कनिची अपनी जिंदगी को मजे में जी रहा था। दिन भर खेती बाड़ी करता और शाम को अपना फेवरेट एनिमे देखकर रिलैक्स करता। उसको सबसे ज्यादा मजा इसी का ही एनिमे देखने में आता था, जिसमें हीरो एक स्टेटस विंडो को खोलकर अपनी ताकत का अंदाजा लगाता है। लेकिन एक दिन जब वो मजे से एनिमे देख रहा था, तभी एक अजीब सी रोशनी उसके आसपास चमकती और पलक झपकती वो एक अनजानी दुनिया में गिर जाता है। जब वो होश में आता है तो वो देखते है कि किसी गहरे जंगल के बीच में पड़ा है। उसके आसपास सिर्फ बड़े बड़े पेड़ और थोड़ी दूर पर एक अनजान लड़की उसको छुप कर देख रही होती है। जैसे ही कनिची उसकी तरफ देखता है, वो एक पल में हवा में गायब हो जाती है। वो अभी भी समझने की कोशिश कर रहा होता है कि ये सपना है या फिर हकीकत। तभी उसकी नजर एक स्केलेटन पर पड़ती है, जो पुराने और भारी आर्मर में लिपटा होता है। अब उसके दिमाग में एक बड़ी रियलाइजेशन आती है कि क्या सच में मैं एक दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। जैसा वो अपने एनिमे में देखा करता था, वही सेम उसके साथ हो रहा था। वो हीरो वाली फीलिंग लेने के लिए एक कमांड को बोलता है, जैसे एनिमे के मेन कैरेक्टर्स बोलते हैं, और उनके सामने एक बड़ी सी वर्चुअल स्टेटस विंडो खुल जाती है। पर एक प्रॉब्लम, उसकी स्टेट्स कहीं दिख नहीं रही। ये देखकर वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। लेकिन फिर उसकी नजर एक ऑप्शन पर पड़ती है, सरांगीला शॉपिंग साइट। ये देखकर उसका दिमाग घूम जाता है। मतलब मैं जो चाहे चीजें खरीद सकता हूँ। उसे एक आइटम बॉक्स मिलता है, जो कि आसान भाषा में एक डायमेंशनल स्टोरेज होता है। वो इसे टेस्ट करने के लिए कुछ जंगल की वीड्स अंदर डालने की कोशिश करता है, और कमाल ये होता है कि वो सच में अंदर स्टोर हो जाती है। फिर एक और फीचर ट्रांस कमांड यूज करता है, जो वीड्स को तुरंत साफ कर देता है। पर यहाँ एक और बड़ी दिक्कत होती है, उसे बहुत ही जोर से भूख लग रही है और शॉपिंग साइट से कुछ खरीदने की कोशिश करता है। लेकिन सिस्टम कहता है कि उसके पास एक भी पैसा नहीं है। ये सुनकर वो घबरा जाता है। अब वो पैसा कमाने का तरीका सोचने लगता है। पहले वो जंगल की वीड्स बेचने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम बताता है कि उनका कोई वैल्यू नहीं है। ये सुनकर वो टेंशन में आ जाता है, अगर कुछ नहीं बेच सकता तो मैं क्या खरीदूंगा। तभी उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो जो स्केलेटन के आर्मर और वेपन्स उसके पास है, वो उन्हें बेचकर पैसा कमा सकता है। जैसे ही वो सिस्टम के थ्रू वेपन्स और आर्मर को बेचता है, उसके अकाउंट में थोड़ा पैसा आ जाता है। अब वो रिलीफ महसूस करता है और स्केलेटन को रिस्पेक्ट के साथ दफना देता है और उसका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसी की वजह से कनेची को पैसा मिला। फिर जो नए पैसे कमाए, उनसे वो एक साइकिल खरीदता है, जो कि उसका सबसे बेस्ट ट्रेवल पार्टनर बन जाता है। पर दिक्कत अब भी खत्म नहीं होती है। उसके पास सिर्फ कुछ दिनों का ही खाना है और उसे एक ऐसी जगह चाहिए जहां वो अपनी स्किल का यूज करके नया बिजनेस शुरू कर सके। एक शाम जब वो अपना खाना मजे से खा रहा होता है, तभी अचानक भीड़ियों का झुंड उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर वो डर जाता है और तुरंत सांग्रीला शॉपिंग साइट से कुछ ढूंढने लगता है, जो कि उसके काम आ सके। पहले तो वो फायरवर्क्स का यूज करता है भीड़ियों को भगाने के लिए, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। फिर वो तुरंत एक स्लिंग शॉट खरीदता है और स्टील बॉल से भीड़ियों पर वार करता है। एक भीड़िए को मार गिराने के बाद बाकी सब भेड़िए डर के मारे भाग जाते हैं। अगली सुबह कनेची जंगल से बाहर निकलता है और दूर एक बड़ा शहर दिखाई देता है। ये देखकर उसके अंदर एक नए सफर की एक्साइटमेंट आने लगती है। वो मेन रोड पर भागता है, लेकिन तभी एक तेज भागने वाली कैरेज उससे टकराने वाली होती है। गाड़ी का ड्राइवर तुरंत रुक जाता है और फिक्र भरी आवाज में पूछता है, तुम ठीक हो? कनेची ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो आदमी जापानीज में बात कर रहा है। वो आदमी अपना नाम फुयो बताता है, जो कि एक मर्चेंट है और डालिया नाम के शहर की तरफ जा रहा है। फुयो कनेची को अपने कैरेज में साथ जाने का ऑफर देता है। रास्ते में वो बताता है कि एक बार्ड भी उनके साथ सफर कर रही है, जो कि गिटार लेकर बैठी हुई है और अपना म्यूजिक बजाने लगती है। कनेची खुलकर बताता है कि वो डालिया में अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है। ये सुनकर फुयो हैरान हो जाता है और वो पूछता है कि पर तुम्हारे पास कोई सामान नहीं है क्या? तुम्हारे पास आइटम बॉक्स है? तभी बार्ड मुस्कुराती है और अपनी गिटार से एक छोटी ट्रिक दिखाती है। फुयो हंसता है और वो कहता है कि बाय द वे, इसका भी एक आइटम बॉक्स है, पर मैंने पहली बार किसी को इस तरह से यूज करते देखा है। और यहीं से शुरू होती है कनेची की नई दुनिया में एक नए जीवन की रोमांचक कहानी। डालिया शहर पहुंचने के बाद कनेची तुरंत फुयो की मदद करता है और उसके सामान को उतारने में उसका हाथ बटाता है। ये देखकर फुयो को काफी खुशी मिलती है और शुक्रिया कहने के लिए कनेची उसे मिर्च का एक पैकेट देता है। लेकिन फुयो तुरंत उसे रोकता है और एक बड़े राज का खुलासा करता है, शहर में ये सब मत बेचना। बकोपा नाम का एक सिंडिकेट यहाँ मसालों का पूरा कंट्रोल रखता है। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम यहाँ पर बिना परमिशन की मिर्च बेच रहे हो, तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कनेची ये सुनकर थोड़ा टेंशन में आ जाता है, पर उसके दिल में एक सवाल उठता है, अगर ये इतना रिस्की है तो फिर फुयो ने मिर्च को क्यों ले ली? तभी फुयो मुस्कुराता है और वो कहता है कि मैं तुमसे बिना पेमेंट लिए कुछ भी नहीं लूंगा। वो कनेची को एक अच्छे प्राइस पर मिर्च का पैसा दे देता है। जब कनेची सिस्टम को देखता है, तब उसे एहसास होता है कि उसके पास अब 1 लाख येन से भी ज्यादा पैसे आ चुके हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि इस दुनिया में मिर्च बहुत ही महंगी और रेयर माल है। कनेची को अब एक अच्छी जगह पर रहना है, इसलिए वो एक टैबरन में जाता है, जहाँ उसे एक खूबसूरत लड़की मिलती है जिसका नाम अजालिया होता है। वो उससे एक रूम किराए पर लेने की बात करता है और अजालिया उसका नाम लिखने के लिए एक कागज और कलम उसकी तरफ बढ़ाती है। कनेची थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे इस नए देश की लैंग्वेज लिखना नहीं आता था। अजालिया तुरंत समझ जाती है कि कनेची यहाँ कर नहीं है और वो थोड़ा क्यूरियस हो जाती है। कनेची उसे अपने बिजनेस का प्लान बताता है, पर अजालिया उसे एक बड़ी दिक्कत के बारे में बताती है। अगर तुम मर्चेंट्स गिल्ड में रजिस्टर नहीं करवाते हो तो यहाँ कोई भी तुमसे सामान नहीं खरीदेगा, और तुम रजिस्ट्रेशन तभी कर सकते हो जब तुम्हें हमारी लैंग्वेज लिखना और पढ़ना आता हो। कनेची अंदर से थोड़ा घबरा जाता है, पर अजालिया एक और टेस्ट लेती है। वो उसे एक सिंपल मैथ प्रॉब्लम देती है और कनेची तुरंत आंसर दे देता है। वाह, तुम तो अच्छी कैलकुलेशन कर सकते हो। अजालिया खूब इंप्रेस हो जाती है। कनेची उसे एक डील ऑफर करता है कि अगर तुम मुझे अपनी लैंग्वेज पढ़ना सिखा दो तो मैं तुम्हें कुछ बहुत ही स्पेशल चीज दूंगा। अजालिया थोड़ा क्यूरियस
हो जाती है और तभी केनेची अपने आइटम बॉक्स से चॉकलेट कैंडी को बाय करता है। जैसे ही अजालिया इसे टेस्ट करती है उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। ये तो बिल्कुल रॉयल पैलेस के खाने जैसा लगता है। वो इतनी खुश हो जाती है कि तुरंत केनेची को पढ़ाने के लिए मान जाती है। जैसे जैसे केनेची अजालिया से पढ़ना सीखते है उसे एहसास होता है कि यहाँ की स्क्रिप्ट जापानीज से मिलती जुलती है, तो उसके लिए सीखना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। अजालिया अब केनेची को एक पोटेंशियल मर्चेंट के रूप में देखने लगती है और उसका मजाक उड़ाने के लिए उससे थोड़ा फ्लर्ट भी करती है, पर केनेची हंसकर इस बात को टाल देता है और वो कहता है कि मैं तुमसे इतना बड़ा हूँ कि तुम्हारी फादर फिगर जैसा लग सकता हूँ। अजालिया इस बात को मजाक में लेती है और केनेची का ड्राइंग टैलेंट देखकर बहुत ही इंप्रेस हो जाती है। अगली सुबह केनेची मर्चेंट गिल्ड जाता है जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए देती है। केनेची अब आराम से लिख पा रहा था क्योंकि अजालिया ने उसे अच्छे से सिखा दिया है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। रजिस्ट्रेशन फीस एक सिल्वर कॉइन है। केनेची सिस्टम के अंदर करेंसी का कन्वर्सन करता है और देखते कि एक सिल्वर कॉइन 50,000 येन के बराबर है, पर उसके पास इतने पैसे बस मुश्किल से ही बचे होते हैं और रिसेप्शनिस्ट इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने की रिक्वेस्ट करता है और रिसेप्शनिस्ट उसे टेम्परेरी गिल्ड आईडी दे देती है और उसे एक और जरूरी बात बताती है कि अगर तुम्हें कभी भी बिजनेस शुरू करना हो तो इस आईडी कार्ड को दिखाना मत भूलना। गिल्ड में रजिस्टर होने के बाद केनेची शहर मार्केट को एक्सप्लोर करता है। उसे मालूम पड़ता है कि यहाँ एक कॉपर कॉइन 1000 येन के बराबर है और एक स्क्वायर सिल्वर कॉइन 5000 येन के बराबर होता है। अब उसका दिमाग बिजनेसेस के नए नए आइडियाज सोचने लगता है। केनेची बाजार का चक्कर लगाता है और वो देखता है कि एक लड़की ताजा फल बेच रही है। उसे भूख भी लगती है तो वो बिना सोचे 10 फल को एक कॉपर कॉइन में खरीद लेता है, लेकिन जैसे ही वो फल को अपने हाथ में लेता है उसके दिमाग में एक सवाल उठता है, ये वैसे कौन सा फल है, क्या ये जहरीले तो नहीं है? बिना किसी रिस्क के वो तुरंत आइटम बॉक्स का यूज करता है जिसमें हर ऑब्जेक्ट का नाम और डिटेल्स लिखे होते हैं। जैसे ही वो फल को अंदर डालता है स्क्रीन पर इन फलों के नाम और उनके न्यूट्रिशन फैक्ट्स दिखने लगते हैं। बढ़िया, कम से कम मुझे पता तो चल गया ये खाने लायक है। वो वापस टेरवेन जाता है और कमरे में रिलैक्स होता है और वो सोचता है कि उसका दिन अच्छा रहा, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी देर तक बेड पर बैठता है उसे नींद आ जाती है और वो तुरंत सो जाता है। अगली सुबह केनेची एक नए जोश से उठता है और अपने बेड को अपग्रेड करता है ताकि कंफर्टेबल हो सके। साथ ही वो नए नए कपड़ों को लटकाता है जो कि उसके आइटम बॉक्स से फ्रेश निकले हैं। उसके कपड़े अलग और मॉडर्न दिखते हैं तो अजालिया तुरंत नोटिस करती है और वो कहती है कि ये क्लॉथ पिन्स तो कमाल के, हमारे यहाँ पर ऐसे नहीं मिलते। ये सुनकर केनेची को एक नया बिजनेस आइडिया आता है, अगर ये इतने यूजफुल लग रहे हैं तो मैं इन्हें बेचकर अच्छे पैसे कमा सकता हूँ। एक नए बिजनेस आइडिया के साथ केनेची मार्केट पर पहुंचता है जहाँ उसे एक नया मर्चेंट मिलती है जिसका नाम ओनामा होता है। वो देखता है कि ओनामा अपने स्टॉल लगाने वाली है तो वो भी अपने स्टॉल बगल में समन करता है। जैसे ही ओनामा उसके आइटम्स को देखती है उसे क्लॉथ पिन में इंटरेस्ट आता है। वो 5 क्लॉथ पिन एक कॉपर में खरीद लेती है और केनेची अपना पहला प्रॉफिट अर्न करता है। शुरुआत तो सही होगी, केनेची अंदर से बहुत ही खुश होता है। थोड़ी देर में ओनामा वापस आती है और वो कहती है कि तुम्हारे क्लॉथ पिन्स तो बहुत ही तेजी से बिक रहे हैं। ये सुनकर केनेची अपना प्रॉफिट चेक करता है और वो देखता है कि 15,000 येन का मुनाफा हो चुका है। लेकिन फिर उसे एक नया टेंशन होता है कि अगर ये चीज इतनी पॉपुलर हो रही है तो दूसरे मर्चेंट्स भी इसको कॉपी कर लेंगे। उसी वक्त एक नोबल उसके स्टॉल पर आता है और उसकी छुरी पर नजर डालता है। नोबल छुरी के एज को टेस्ट करता है। वो हैरान हो जाता है कि वो इतनी तेज है। वो केनेची से उसकी कीमत पूछता है। केनेची बिना झिझक के कहता है कि ये 2 सिल्वर कॉइन में मिलेंगे। नोबल थोड़ी देर सोचता है और वो पूछता है क्या तुम्हारे पास इससे भी बड़ा कुछ है? केनेची तुरंत अपनी ऑनलाइन शॉपिंग चेक करता है और एक हंटिंग स्वॉर्ड निकालता है। नोबल उसकी क्राफ्ट्समैनशिप को देखकर इंप्रेस हो जाता है, पर जैसे ही केनेची कहता है कि इसकी कीमत 1 गोल्ड है, नोबल थोड़ा कंफ्यूज लगता है। तभी एक कैट गर्ल जो कि एक बीस्ट फोल्क होती है केनेची की तरफ आकर उसे स्मेल करती है। केनेची थोड़ा शॉक हो जाता है और उसके साथ के लोग उसे रोकते हैं। ओनामा हल्की सी हंसी रोकने की कोशिश करती है और वो कहती है कि लगता है कि तुमने पहली बार बीस्ट फोल्क को देखा है। केनेची थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश करता है। तभी एक बीस्ट फोल्क उसके स्टॉल का मैट उठाता है और उसे खरीदने की बात करता है। केनेची अंदर ही अंदर सोचता है कि अच्छा है, इसका स्टॉक मेरे बॉक्स में मैं जितने चाहे बेच सकता हूँ। वो 3 मैट्स का प्राइस 3 कॉपर कॉइन बोलता है, पर बीस्ट फोल्क एक साथ 3 लेने की बात करते हैं। केनेची थोड़ा डिस्काउंट देता है और वो कहता है कि अगर तुम एक साथ 3 मैट्स लोगे तो सिर्फ 8 कॉपर कॉइन देने पड़ेंगे। लेकिन बीस्ट फोल्क कहता है कि उसके पास सिर्फ स्क्वायर सिल्वर है। मायूरी जो कि बीस्ट फोल्क में सही होती है स्क्वायर सिल्वर कॉइन निकालती है और केनेची को देती है। केनेची थोड़ा स्मार्टली उन्हें समझाता है कि तुम 2 सिल्वर कॉइन दो और मैं तुम्हें 2 कॉपर का चेंज वापस कर दूंगा। लेकिन बीस्ट फोल्क थोड़ा कंफ्यूज दिखते हैं। तभी नोबल आगे बढ़ता है और केनेची की बात को कंफर्म करता है। बीस्ट फोल्क समझ जाते हैं और डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओनामा मुस्कुराकर कहती है कि बीस्ट फोल्क को मैथ समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। ये सुनकर नोबल केनेची की होनेस्टी से इंप्रेस होता है और वो कहता है कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है। मैं वो हंटिंग स्वॉर्ड खरीदना चाहता हूँ। केनेची टेरविन वापस जाता है और अपने लोडिंग का पेमेंट करता है 3 स्क्वायर सिल्वर में। अजालिया ये देखकर हैरान होती है और कहती है कि तुमने सच में अच्छे पैसे कमा लिए। केनेची अंदर ही अंदर सोचता है कि बस ये तो शुरुआत है, अभी असली बिजनेस बाकी है। मार्गरेट जो कि एक ईमानदार नौकरानी है केनेची के क्लॉथ पिन को अपनी मालकिन प्रीमिला को दिखाती है। प्रीमिला इन क्लॉथ पिन की क्वालिटी को देखकर हैरान हो जाती है और तुरंत सोचती है कि अगर इन्हें सही तरीके से बेचा जाए तो ये हमारी कंपनी के फायदे का सौदा हो सकता है। उसका मानना था कि कोई भी मुनाफा कमाने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए और इसी वजह से वो अपने पिता को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ती है। दूसरी तरफ केनेची रिलैक्स होने के लिए गर्म पानी से स्नान का मजा ले रहा होता है। जैसे ही उसकी नजर ऑनलाइन शॉपिंग पर पड़ती है उसे एक बहुत ही बड़ा ड्रम दिखता है
और वो तुरंत सोचता है कि अगर इसे इस्तेमाल किया जाए तो ये एक परफेक्ट हॉट टब बन सकता है। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक बड़ा सवाल उठता है, ये आइटम बॉक्स काम कैसे करता है, और सबसे जरूरी बात, मुझे इस दुनिया में भेजा क्यों गया। सीन शिफ्ट होता है एक भूखी लड़की एनी मोर पर, जो कि जंगल में अकेली बैठी है और वो एक कबूतर का शिकार करके उसे खा रही होती है। उसका सपना बस इतना सा होता है कि एक दिन वो अपनी भूख मिटाने जितना खाना खा सके। लेकिन तभी उसके कान में कुछ लोगों की आवाजें लगती जो कि उसे ढूंढ रहे होते हैं। डरते हुए वो तुरंत भाग जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी आजादी छीन ली जाए। अगली सुबह कनेची सिर्फ क्लोथ पिन्स नहीं बल्कि ज्वेलरी भी बेचना शुरू करता है। उनामा, जो कि उसके बिजनेस की तरक्की से हैरान हो रही होती है, उससे पूछती है कि तुम्हारा सप्लायर कौन है, तुम एकदम नए हो फिर भी तुम इतनी यूनिक चीजें ला रहे हो। कनेची मुस्कुराकर कहते हैं कि ये एक ट्रेड सीक्रेट है, अगर सब जान लेंगे तो मेरा मैजिक कैसे चलेगा। थोड़ी देर के बाद मार्गरेट वापस आती है और एक साथ 100 क्लोथ पिन्स को खरीद लेती है। ये कह करके उसके पास पूरा पेमेंट है। तभी उसकी नजर कनेची की बेच रही ज्वेलरी पर पड़ती है और वो सोचती कि ये तो असली हीरे जैसा लग रहा है। लेकिन कनेची हंसकर बता देता है कि अरे नहीं, ये तो बस चमकीला पुलिस किया हुआ गिलास है, अगर चाहो तो सिर्फ 6 स्क्वायर सिल्वर में ले सकती हो। मार्गरेट इतनी सस्ती कीमत सुनकर हैरान हो जाती है और उसके लिए रखने को कहकर चली जाती है। उसी दिन मयूरी और उसके बीस्ट फोल्क दोस्त वहाँ ग्रुप पर कनेची के पास आते हैं। जैसे ही मयूरी कनेची के पास पहुँचती और फिर उसकी खुशबू लेती है और वो कहती है कि हाँ, इसके पास स्पाइसेस है। ये सुनकर बीस्ट फोल्क एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं और उससे मसाले बेचने के लिए कहने लगते हैं। लेकिन ओनामा उन्हें तुरंत रोक देती है और वो बताती है कि अगर वोकाबा को पता चल गया कि कनेची ने मसाले बेचने की कोशिश की है तो उसे बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। कनेची उसकी डिस्परेट शक्ल देखकर सोचने लगता है, ये लोग इन स्पाइसेस के लिए इतने पागल क्यों हो रहे हैं। तभी एक बीस्टफुल जज्बाती आवाज में कहता है कि ये मसाले हमारे आत्मा का हिस्सा है, इनके बिना हमारी रूह अधूरी है। कनेची थोड़ी देर सोचता है और फिर एक बढ़िया प्लान बनाता है। कहता है कि अगर मैं बेच नहीं सकता हूँ तो क्या मैं तुम सबके लिए खाना बना सकता हूँ। ये सुनकर पूरे बीस्टफुल खुशी से उछल पड़ते हैं। ओनामा भी चुप चुप कर मुस्कुराती है और वो कहती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम क्या बनाते हो। रात को कनेची एक परफेक्ट फीस्ट बनाने के काम में लग जाता है। वो ओनामा से सब्जियां काटने में मदद मांगता है पर वो थोड़ी कंफ्यूज होती है और वो कहती है कि ये सब्जी तो अजीब ही लग रही है। कनेची मुस्कुराता है और कहते हैं कि एक अलग देश की सब्जी है, बस स्वाद का इंतजार करो। फिर वो अपनी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट निकालता है, करी पाउडर। जैसे ही स्वादिष्ट खुशबू हवा में फैलती, बीस्ट फोल्क बेचैन हो जाते हैं और जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालते एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। ये तो जादू है, बीस्ट फोल्क मुस्कुराते हुए कहते हैं। ओनामा हंसकर कहती है कि तुम सब तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि कोई राजकुमारी की सिल्वर चम्मच से खाना खा रहे हो। कनेची अंदर ही अंदर सोचता है कि हाँ, अगर इन्हें पता चल गया कि ये स्टेनलेस स्टील है तो शायद से इनका रिएक्शन और भी ज्यादा शॉकिंग होगा। बीस्ट फोल्क खुश होकर मांगते उन्हें पीने के लिए कुछ दिया जाए। कनेची अपनी शॉप से शानदार शराब निकालता और सब मिलकर मजे से पार्टी करते हैं। ओनामा उसे देखकर एक बात कहती है, तुम इनके साथ इतने अच्छे क्यों हो। कनेची मुस्कुराकर कहते हैं कि कभी कभी हमें अपने दुखों को भूलकर एंजॉय करना चाहिए खूब मजे से। पार्टी के बाद बीस्ट फोल्क थोड़ा रिलैक्स होना चाहते हैं और स्नान करने लगते हैं। कनेची उन्हें एक बार सोप देता है और वो कहता है कि इसे यूज करो, तुम खुद को एकदम फ्रेश महसूस करोगे। सब एकदम मजा लेने लगते हैं और धीरे धीरे सोने लगते हैं। रात को मयूरी धीरे से कनेची के पास आती है और उसके साथ सो जाती है। अगली सुबह जैसे ही कनेची टैरवेन में वापस आता है, एजालिया उसे देखकर हैरान हो जाती है और वो पूछती है तुम रात भर अपने कमरे में क्यों नहीं थे। कनेची थोड़ा मुस्कुराता है और कैजुअली कहता है कि मैं रात भर बीस्ट फोल्क के साथ एंजॉय कर रहा था और एक याद भरी शांति थी। अजालिया थोड़ी परेशान लग रही होती है और वो सोचती है कहीं कनेची को मयूरी मेरे से ज्यादा पसंद तो नहीं है। उसका शक और भी बढ़ जाता है जब वो देखती है कि कनेची के कपड़ों पर मयूरी के सॉफ्ट फर लगे। थोड़ा चिढ़ जाती है और उसे इग्नोर करना शुरू कर देती है। कनेची अंदर ही अंदर कंफ्यूज होता है, क्या अजालिया मुझसे नाराज है या फिर मैं बस ज्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन फिर उसको खुद को समझ आता है कि चलो कोई बात नहीं, अजालिया के बिना भी मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ। वो अपनी शॉप को खोलता है और कस्टमर से डील करने लगता है। जब मार्गरेट अपनी मालकिन प्रिमूला के साथ शॉप पर आती है, कनेची जैसे ही प्रिमूला को देखते उसकी खूबसूरती से चकित रह जाता है। वाह, ये तो कोई रॉयल फैमिली की प्रिंसेस लगती है। लेकिन वो अपने एक्सप्रेशन को छुपा लेता है और मार्गरेट से पूछता है कि जो आइटम मैंने तुम्हारे लिए रखा था क्या तुम उसे खरीदोगी। मार्गरेट तुरंत पेमेंट करती है और वो आइटम प्रिमूला को दिखाती है। प्रिमूला उस आइटम को देखकर हैरान हो जाती है, ये कैसे हो सकता है, ये सिर्फ गिलास का बना है पर असली हीरे जैसा लग रहा है। वो कनेची के ज्वेलरी कलेक्शन को ध्यान से देखने लगती है और उसे और प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए कहती है। कनेची अपनी पेंडेंट्स को दिखाता है और तभी प्रिमूला समझ जाती है कि उसके पास एक आइटम बॉक्स है। वो सीरियसली कहती है कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। फिर वो अपनी असली पहचान बताती है कि मैं मिलाव ट्रेडिंग कंपनी से हूँ और मुझे तुमसे अपने पिता से मिलवाना है जो हमारी कंपनी के मालिक है। ओनामा ये सुनकर एक्साइटेड हो जाती है और कनेची से कहती है कि ये डालिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग बिजनेस है, अगर तुमसे ये बात करना चाहते हैं तो तुम्हारे लिए ये एक बहुत ही बड़ा मौका हो सकता है। कनेची थोड़ा सोचता है और फिर कहता है कि ठीक है चलो मिलते हैं। कनेची प्रिमूला के साथ शानदार कैरेज में बैठ जाता है और वो अंदर से बहुत ही एक्साइटेड होता है और थोड़ा घबराया भी होता है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है किसी इतनी रॉयल गाड़ी में बैठने का। लेकिन प्रिमूला बस हंसकर कहती है कि मैं नोबल हूँ, बस एक सक्सेसफुल मर्चेंट की बेटी। फिर वो बताते हैं कि उसने कनेची का प्रोडक्ट को कॉपी करवाने की कोशिश की थी पर कोई भी क्राफ्टमैन उसका सही से डुप्लीकेट नहीं बना सका। हमें एडवांस टूल और टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि इस लेवल की क्राफ्टमैनशिप बना सके, प्रिमूला हैरानी से कहती है। थोड़ी देर के बाद वो अपने घर पर पहुंचते एक शानदार और बड़े मेंशन के सामने। मेल जो कि एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है कनेची का स्वागत करता है और उसके प्रोडक्ट को ध्यान से चेक करता है। फिर प्रिमूला बताती है कि कनेची के पास एक आइटम
आइटम बॉक्स है और मेलो हंसकर कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे पास भी शानदार पावर है, मैं भी इसका इस्तेमाल करके अपनी कंपनी बिल्ड कर सका। फिर मेलाओ एक डायरेक्ट ऑफर करता है, तुम हमारे एक्सक्लूसिव सप्लायर बन जाओ। केनेची अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि अगर इन्हें बस मेरे आइटम्स चाहिए होते तो ये डायरेक्ट रीसेल कर सकते थे, फिर ये मुझे सप्लायर क्यों बनाना चाहते हैं। मेलाओ उसका डाउट समझ जाता है और उसे समझाता है कि हमें तुम्हारे साथ डायरेक्ट काम करना है ताकि दूसरी राइवल कंपनीज तुमसे एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट ना कर सके। फिर वो केनेची को एक पावरफुल बिजनेस डील ऑफर करता है 50% शेयरिंग का। केनेची इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देखकर बिना सोचे एग्री कर लेता है। 50% प्रॉफिट शेयर, ये तो एक गोल्ड माइन है। केनेची उन्हें अपने पहले बैच आइटम दे देता है और प्रिमुला एक आइटम पसंद कर लेती है। इसकी कीमत क्या है वो पूछती है, लेकिन केनेची थोड़ा सोचता है और वो कहता है कि 10 गोल्ड कॉइन, और बिना किसी झिझक के प्रिमुला तुरंत पेमेंट करती है। 10 गोल्ड, ये तो 2 मिलियन येन के बराबर है। केनेची अंदर ही अंदर सोचता है। इसके बाद केनेची की ऑनलाइन बैलेंस रांगलिया पर 8 डिजिट तक पहुंच जाती है। वो खुश होता है, पर एक और बड़ा सपना उसके दिमाग में आता है, अब मुझे अपना स्लो लाइफ फार्म सेटअप शुरू कर देना चाहिए। केनेची फॉरेस्ट की तरफ चल पड़ता है और अपनी फार्मिंग लैंड बनाने का काम शुरू करता है। उसे याद आता है कि अजालिया ने उसे एक बार वार्न किया था कि जंगल बहुत ही डेंजरस होते हैं, लेकिन वो मुस्कुराकर सोचते कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं सिटी वॉल्स के पास ही रहूंगा ताकि कोई डेंजर ना हो। वो एक ग्रास कटर निकालता है और धीरे से पूरा एरिया क्लीन करने लगता है। वाह, ये कितनी जल्दी काम करता है। वो खुश होता है, तभी उसकी नजर बड़े बड़े पेड़ों पर जाती है। इन्हें हटाने के लिए मुझे कुछ और पावरफुल चाहिए। फिर वो अपना चेंसो निकालता है और एक पेड़ को काटना शुरू कर देता है। एक के बाद एक सब पेड़ गिराने लगता है, लेकिन तभी एक मैसिव पुराना और बहुत ही बड़ा पेड़ उसके सामने आ जाता है। केनेची चेंसो लगाता है, पर पेड़ इतना हार्ड होता है कि वो कटने का नाम ही नहीं लेता। यहाँ तक आकर रुकने नहीं चाहता हूँ, पर अब मैं क्या करूँ। केनेची बड़े पेड़ को गिराने के लिए एक नया तरीका सोचता है। उसका चेंसो इस मैसिव पेड़ को नहीं काट सकता, तो वो एक स्लेज हैमर और एक वेज का यूज करता है। अगर चेंसो नहीं चलेगा तो मैं फोर्स का यूज करूंगा। वो अपनी पूरी ताकत से स्लेज हैमर चलाता है और धीरे धीरे वेज पेड़ के अंदर घुसने लगती है। एक जोर का अटैक आता है और पेड़ धीरे धीरे झुकने लगता है। एक और जोर से अटैक के बाद पेड़ धड़ से नीचे गिर जाता है। केनेची खुश होता है, लेकिन जब वो लोग्स को अपने आइटम बॉक्स में रखने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि वो अंदर से फिट नहीं हो रहे। केनेची सोचता है कि अब क्या करे। फिर वो डिसाइड करता है कि लोग्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना पड़ेगा। वो अपने चेंसो फिर से यूज करता है और धीरे धीरे लोग्स को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देता है। जब वो छोटी छोटी साइज में काट लेता है तब जाकर आइटम बॉक्स उन्हें स्टोर कर पाता है। समझ गया, आइटम बॉक्स में सिर्फ 10 मीटर की छोटी चीजें स्टोर हो सकती है। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी होती है जो आगे जाकर काम आएगी। लेकिन अब रात होने वाली थी और केनेची डिसाइड करता है कि बस आज का काम यहीं पर खत्म। सुबह फ्रेशिंग दिमाग से काम करना बेहतर होगा। अगली सुबह केनेची पेड़ की जड़ों को निकालने का काम शुरू करता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ पेड़ को उखाड़ता है उसे लगता है कि ये काम हजारों घंटे ले सकता है, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तभी एक आइडिया आता है, क्यों ना एक एक्सीवेटर खरीद लूं। वो अपनी ऑनलाइन शॉप को चेक करता है और एक यूज्ड एक्सीवेटर मिल जाता है, परफेक्ट। लेकिन जब वो उसका प्राइस देखता है तो शॉक हो जाता है, 1 मिलियन येन, अरे ये तो बहुत ही महंगा है। लेकिन वो सोचता है कि ये मेरे काम आएगा तो इन्वेस्ट ही समझ लेता हूँ, और वो एक्सीवेटर खरीद लेता है। एक और प्रॉब्लम, डीजल कहाँ से लाऊं, और वो एक्सीवेटर खरीद लेता है। पर एक और प्रॉब्लम आती है कि वो डीजल कहाँ से लाएगा। एक्सीवेटर लाने के बाद नई दिक्कत ये होती है कि डीजल पे ये चलता है। केनेची ऑनलाइन शॉप चेक करता है, लेकिन वहाँ पर डीजल अवेलेबल नहीं होता। अब मैं क्या करूँ। तभी एक और आइडिया आता है कि क्या केरोसिन काम करेगा। वो एक लैंप ऑयल बोतल चेक करता है जिसमें केरोसिन होता है। ये एक्सपेंसिव है, पर अगर चल गया तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, लेकिन पहले टेस्ट करना जरूरी है। केनेची एक डीजल जनरेटर लेता है और उस पर केरोसिन डालकर टेस्ट करता है। अगर ये चल गया तो एक्सीवेटर भी चल सकता है। वो मशीन को स्टार्ट करता है और जनरेटर चलने लगता है, मतलब ये एक्सीवेटर भी काम करेगा। अब केनेची का टेंशन दूर हो जाता है। एक्सीवेटर चलने के बाद केनेची थोड़ा आराम करने का सोचता है और एक बाथ लेता है, लेकिन उसकी बॉडी पर इंसेक्ट्स बाइट होने लगते हैं। ये तो बहुत ही इरिटेट कर रहे हैं। तभी उसे याद आता है कि अजिलिया ने उसे एक बग रिपेलेंट मैजिक स्टोन के बारे में बताया था। वो सिटी में एक शॉप ढूंढने निकल जाता है और एक ओल्ड मैन की शॉप में पहुंचता है। बुढ़ा आदमी उसको स्टोर दिखाता है, लेकिन प्राइस 3 सिल्वर कॉइन होता है, इतना महंगा। तभी केनेची एक स्मार्ट मूव करता है, क्या तुम 2 ऑरेंज लेकर इसके बदले में मुझे ये दे सकते हो। ओल्ड मैन थोड़ा सोचता है और फिर ऑरेंजेस टेस्ट करता है और खुशी से डील को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो फॉरेन के फ्रूट्स होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। केनेची मुस्कुराता है, बिजनेस में समझदारी और नेगोशिएशन काफी जरूरी है। केनेची अपनी शॉप के पास एक वांटेड पोस्टर देखता है। एक डेंजरस बैंडिट लीडर साका का पोस्टर वहाँ पर लगा होता है। यहाँ पर चोरी और लूटमार भी होता है। तभी एक शौक मिलता है, एनिमोन एक स्लेव ट्रेडर को बेची जा चुकी है और साका और उसके लोगों ने स्लेव कार्बन पर हमला कर दिया है, पर मुझे इस पर ध्यान देना पड़ेगा। केनेची फॉरेस्ट में एक्सकेवेटर चलाता है और बिना प्रॉब्लम के पेड़ उखाड़ने लगते हैं। तभी उसका बैलेंस देखकर शौक लगता है, ओ नो, पैसा खत्म होने वाला है। वो मिलाओ के पास जाता है और शुगर बेचने की कोशिश करता है, लेकिन मिलाओ मना कर देता है, ये नेशनल कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है, मैं नहीं खरीद सकता हूँ। लेकिन तभी मिलाओ एक ऑफर करता है, नोबल्स को तुम्हारी ज्वेलरीज पसंद आई थी। केनेची अपनी नई डिजाइन को दिखाता है और उसको एक दिन में 3 मिलियन येन का प्रॉफिट हो जाता है। अब तो मैं इजीली अपना फार्म को सेटअप कर सकता हूँ। केनेची एक नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करता है, एक लोग कैबिन बनाने का। वो 1 मिलियन येन का रेडीमेड लोग खरीद लेता है, लेकिन तभी एक और दिक्कत होती है, क्योंकि उसको ये सेल्फ असेंबली करनी पड़ती है और उसका मैनुअल पढ़ना पड़ता है, और धीरे धीरे प्लैंक्स को जुड़ने लगता है। तभी बीस्ट पोल जो कि हंटिंग पर आए थे उसे देख लेते हैं। केनेची, ये तुम क्या बना रहे हो। वो उसकी मदद करने का फैसला करते हैं, क्योंकि केनेची ने उनको फ्री में खाना खिलाया था और हमें भी इसका एहसान चुकाना है। और अब केनेची का फार्म और घर बनाने का सपना सच होने वाला है।
कई हफ्तों की मेहनत के बाद कनेची का कैबिन आखिरकार बनकर पूरा हो जाता है। थकान से चूर वो अपने नए घर के बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन उसके दिमाग में एक और सोच आती है। सिर्फ एक मकान बना लेने से जिंदगी नहीं बच सकती है, उसको अब भी कई चीजें चाहिए जो उसे यहाँ सुकून से जीने में मदद करेंगी। इसलिए अगले एक महीने तक वो नए सामान की तलाश में इधर उधर घूमता है। जो भी जरूरी चीजें होती है वो सब इकट्ठा करता है। एक शाम वो गर्म पानी से नहा रहा होता है और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट होती है। ये पहली बार था जब उसने इस नई दुनिया में एक ढंग का स्नान किया था। उसे याद आता है कि ये पानी लेने के लिए उसे नदी तक जाना पड़ा था, लेकिन अब ये सब का सोचने की जगह वो सिर्फ इस पल का आनंद लेना चाहता है। उसे महसूस होता है कि आखिरकार उसकी स्लो लाइफ का सफर शुरू हो गया है। अगले दिन कनेची अजालिया से मिलता है और उसे बताता है कि उसका नया घर तैयार हो चुका है। वो उसका भी शुक्रिया अदा करता है जो कि इतने दिन तक उसकी मदद करती रही। वापस लौटने के बाद कनेची अपनी साइकिल को उठाता है और जंगल की सैर पर निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी नजर रंग बिरंगे फलों पर पड़ती है तो वो अपने कैमरा से उनकी तस्वीरें खींचने लगता है। हर जगह बस एक ही सोच थी, अब अपनी जिंदगी का पूरा आनंद लेने वाला है। लेकिन तभी एकदम से उसकी साइकिल लड़खड़ा जाती है और वो तेजी से गिर जाता है। पहले तो उसे लगता है कि ये बस एक सिंपल एक्सीडेंट है, लेकिन जैसे ही उसके कान में कुछ अजीब सी आवाजें आती है उसे महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, उस पर किसी ने हमला कर दिया था। वो तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और देखने लगता है कि आखिरकार कौन है जो उसका पीछा कर रहा है। आगे जाकर वो देखता है कि कुछ बीस्ट folk उस पर तीर छोड़ रहे होते हैं। केनेची बिना देरी किए अपने बैग से फायर क्रैकर्स निकालता है और उन्हें जलाकर उनका ध्यान भटकाता है। जैसे ही उनका फोकस टूटता है वो अपने एक्सीवेटर की तरफ बढ़ता है और इंजन स्टार्ट कर सीधा उनकी तरफ बढ़ने लगता है। इतनी बड़ी मशीन को देखकर बीस्ट folk घबरा जाते हैं और बिना सोच समझे वहाँ से भाग जाते हैं। केनेची वहीं पर खड़ा रहता है और वो सोचता है कि आखिरकार ये लोग मुझसे दुश्मनी क्यों ले रहे थे। तभी उसकी नजर जमीन पर एक छोटी सी बॉब कैट पर पड़ती है जो कि बुरी तरीके से जख्मी होती है। वो धीरे से उसके पास जाता है और वो देखता है कि शायद से ये जानवर इन्हीं बीस्ट folk का शिकार बना था। वो बिना सोचे तुरंत बॉब कैट की चोट पर मलहम लगाता है और उसके मन में ये सवाल उठता है कि ये कैसे बचेगी। वो चाहता था कि इसे तुरंत अपने आइटम बॉक्स में डालकर घर ले जाए, लेकिन उसके लिए ये करना इम्पॉसिबल नहीं था। इसलिए वो एक हाथ गाड़ी ले आता है और धीरे से बॉब कैट को उस पर रखकर कैबिन लेकर आता है। पूरे रात वो उसके पास ही बैठा रहता है, लेकिन बॉब कैट हिल भी नहीं रहा होता है। केनेची सोचता है कि इस दुनिया में शायद से हीलिंग मैजिक होगी जो कि इसे बचा सके। अगले दिन वो एक नए मैजिक शॉप पर जाता है। एक बुजुर्ग मैजिक सेलर होता है। केनेची उससे पूछते क्या किसी तरीके से जानवर को हील किया जा सकता है, लेकिन बुढ़ा आदमी बस अपना सिर हिला देता है। मुझे सिर्फ इंसानों की हीलिंग मैजिक आती है, जानवरों की नहीं, वो कहता है। तभी मायूरी जो कि बीस्ट folk लड़की होती है केनेची की खुशबू महसूस करती है। वो तुरंत आती है और उससे पूछती है क्या उसने एक बॉब कैट को बचाया है। केनेची हाँ में सर हिलाता है और मारियन एक्सप्लेन करती है कि बीस्ट folk बॉब कैट को देवता के संदेश वाहक मानते हैं, इसलिए इसका बचना बहुत ही जरूरी है। जब वो बॉब कैट को देखती है तो कहती है कि डॉगमैन ने इस पर हमला किया होगा। केनेची बॉब कैट की चोट पर फिर से मरहम लगाता है, लेकिन जैसे ही उसे लगाता है बॉब कैट उसे चाटने लगता है। केनेची थोड़ा हंसा और उसके गले में एक कोन पहना देता है ताकि वो मरहम को चाट ना सके। मायरी ये सब देख कर कहती है कि तुम सच में बहुत ही अच्छे इंसान हो जो इसकी मदद कर रहे हो। अपनी तरफ से केनेची का शुक्रिया अदा करने के लिए वो शिकार करने निकल पड़ती है। थोड़ी देर के बाद वो जंगल से चिड़िया लेकर आती है जिसे केनेची अपने ग्रिल पर सेकता है। वो उस पर नमक और पेपर डालता है और जैसे ही मारिया एक बाइट लेती है उसके चेहरे पर एक हैरानी भरी मुस्कुराहट आ जाती है। ये तो कमाल का स्वाद है, वो कहती है। बॉब कैट की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगती है, इसलिए मायरी वहीं पर रुकने का फैसला करती है। केनेची थोड़ा हिचकिचाता है और वो कहता है कि मेरे पास बस एक ही बिस्तर है। मायरी बिना सोचे समझे कहती है तो क्या हुआ, शेयर कर लेंगे। कुछ दिन बीत जाते और केनेची एक दिन जब अपनी आंख खोलता है तो वो देखता है कि बॉब कैट उस पर कूद पड़ती है। उसकी आंखों में एक अभिनय जीवन की चमक होती है। केनेची को ये यकीन हो जाता है कि वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। वो उसका कॉलर निकालता है और बॉब कैट दरवाजे की तरफ भागने लगता है। केनेची दरवाजा खोलता है और बिना रोके उसको जाने देता है। बॉब कैट थोड़ा रुक कर केनेची की तरफ देखता है जैसे उसको शुक्रिया कह रहा हो, फिर वो जंगल की गहराइयों में दौड़ जाता है। केनेची उसे जाता देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और धीरे से बोलता है अपना ख्याल रखना छोटे दोस्त। एक पूरा हफ्ता गुजर जाता है और केनेची अपनी क्वेन पर मेहनत करता रहता है। बहुत स्ट्रगल के बाद आखिरकार वो इसे पूरा कर ही लेता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आराम करने का सोचता है तभी प्रिमुला वहाँ पर आ जाती है और वो कहती कि उसकी चिंता कर रही थी क्योंकि उसने अपनी दुकान बहुत दिन से बंद करके रखी हुई थी। फिर वो उसे बताती कि मायूरी ने उसे उसके नए घर के बारे में बताया, इसलिए उसे देखने के लिए आ गई। पर जैसे ही उसकी नजर केनेची के एक्सकेवेटर पर पड़ती है वो हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि ये क्या है। केनेची सच बताने से हिचकिचाता है। वो हंसते हुए कह देता है कि ये तो एक मेरा फैमिलियर है, एक तरह का मैजिकल क्रिएचर जो कि उसकी मदद करता है। पर वो उससे कहती है कि ये तो किसी भी तरह से फैमिलियर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। केनेची बस इतना कहता है कि एक रेयर टाइप का है, इस दुनिया में इस जैसे और नहीं मिलेंगे। फिर वो उससे कहता है कि ये बात किसी और को नहीं बताएं। धीरे धीरे शाम होने लगती है और केनेची को याद आता है कि शहर का गेट बंद होने का टाइम हो गया होगा। वो प्रिमुला से पूछते हैं क्या वो यहाँ पर रुकने वाली है और अगर हाँ तो उसे बता दे क्योंकि उसके पास एक ही बिस्तर है। पर प्रिमुला बिना किसी झिझक के कहती है कि उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब वो बिजनेस ट्रिप पर होती तब उसे कई लोगों के साथ सोने की आदत होती है।
है। उसकी नजर केनेची के बाद सेटअप पर पड़ती है और वो हैरान हो जाती है। ये तो कमाल का लग रहा है, वो कहती है। बिना सोचे समझे ट्राई करने का फैसला करती है। जैसे ही वो गर्म पानी में बैठती है, एक सुकून भरी एहसास होता है। लेकिन केनेची को लगता है कि शायद से वो थोड़ी शर्मा रही है। वो उठकर जाने वाला होते ही तभी प्रिमोला उसे रोकती है और वो कहती है कि वो यहीं रहे। केनेची को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ऐसा क्यों कह रही है। तभी प्रिमोला थोड़ी सी मुस्कुराती है और अपनी कंपनी के मोटो के बारे में बताती है। एक भी मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए क्योंकि शायद से दोबारा ना मिले। केनेची हंसने लगता है और उससे पूछते है कि अगर तुमसे गलती हो गई फिर, अगर सामने वाला इंसान बुरा निकले तो। पर प्रिमोला बिना किसी झिझक के कहती, मुझे पता है कि तुम अच्छे इंसान हो, तुमने बीस्ट फॉल को खाना दिया और बॉबकैट की जान बचाई, ये सब कोई बुरा इंसान नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद केनेची उसे एक बात रोप देता है जो पहनते ही प्रिमोला सरप्राइज हो जाती है। ये तो बहुत ही कंफर्टेबल है, क्या तुम इसे बेच सकती हो? वो पूछती है। केनेची थोड़ा सोचता है और वो कहता है कि मैं इसे लिमिटेड क्वांटिटी में दे सकता हूँ। बाद में वो एक नाइट गाउन ट्राई करती है और हंसकर कहती है कि तुम्हारे पास तो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि तुम्हें राजा के सबसे बड़े व्यापारी बना सकते हैं। पर केनेची थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि मुझे किसी भी नोबल का ध्यान नहीं खींचना है, अगर वो मेरे पीछे पड़ गए तो मेरी शांति भंग हो जाएगी। प्रिमोला उसका पॉइंट समझ जाती है और वो वादा करती है कि वो किसी को नहीं बताएगी कि केनेची मिलावट ट्रेडिंग कंपनी का सप्लायर है। थोड़ी देर के बाद केनेची उसका एक स्केच बनाता है और उसे देता है। प्रिमोला उसे देखकर हैरान हो जाती है, ये तो बहुत ही सुंदर है। केनेची मुस्कुराता है और वो कहता है ये तुम्हारे लिए। रात को दोनों अलग अलग बिस्तर पर सो रहे होते हैं, पर सोने से पहले प्रिमोला केनेची से बात करने की कोशिश करती है, पर केनेची थकान के मारे सीधा सो जाता है बिना कोई जवाब दिए। सीन कट होता है और हम सागा के ग्रुप को देखते हैं। एनिमोन उसके लिए एक ड्रिंक डाल रही होती, तभी एक बैंडिट उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। और सागा को सिक्के से भरी एक थैली देता है। जैसे ही सागा उस थैली को खोलता है, उसके अंदर चिट्ठी होती है। वो उसे पढ़ता है और समझ जाता है कि उन्हें एक नया काम मिला है। फिर वापस केनेची के सीन पर आता है। वो मालो का मेंशन की तरफ जा रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि प्रिमोला के यहाँ रात गुजारने की बात सुनकर मालो नाराज होगा। पर जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है, मैलो उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने प्रिमोला का ध्यान रखा। केनेची ये सुनकर चौंक जाता है क्योंकि उसे लगता है कि मैलो बहुत ही पॉसेसिव होगा। मैलो उस बाथरोब को देखता है जो केनेची ने प्रिमोला को दिया था। वो उसे हाथ में लेकर देखता है और वो कहता है कि ये काफी अच्छा है। तभी केनेची एक और आइटम निकालता है जो कि लॉन्जरी होता है। वो थोड़ा मजाक में कहता है ये लड़कियों के लिए जो कि अपने पार्टनर्स को अट्रैक्ट करना चाहती हैं। मैला उसे देखकर एक सेकंड के लिए सोचता है और बस अपना सर हिला देता है, मुझे तो नहीं लगता कि इसकी जरूरत है। केनेची बस हल्का सा हंसता है और वो सोचता है कि चलो एक और चीज बेचने का आइडिया आया। मार्गरेट एक बड़ा सा लेजर रूम में लेकर आती है और मैलो कहता है कि उसे अपने पुराने रिकॉर्ड्स दोबारा से लिखने पड़ेंगे। वो बताता है कि एम्पायर में एक नया सिस्टम इन्वेंट हुआ जिसे डबल एंट्री बुक कीपिंग कहते हैं। केनेची ये सुनकर सोचता है कि यहाँ पर लोग अकाउंटिंग में भी अपने नए तरीके अपना रहे हैं। फिर मैलो एक और नया प्रोडक्ट दिखाता है और जैसे ही केनेची उस पर नजर डालता है, वो तुरंत समझ जाता है कि एक पिक्चर पंप है। मैलो बताता है कि ये भी एम्पायर में नया नया इन्वेंट हुआ है। ये सुनकर केनेची के मन में एक अजीब सी बात आती है, क्या कोई और भी है जो इस दुनिया में उसकी तरह आ चुका है। मैलो और मार्गरेट पंप को देखकर काफी इंप्रेस लग रहे होते हैं, पर केनेची उन्हें एक और चीज दिखाता है, एक व्हीकल का ब्लूप्रिंट जिसे वो ड्रेसिंग कहता है। मैलो और मार्गरेट इसे देखकर हंसने लगते हैं और उन्हें लगता है कि ये डिजाइन बहुत ही अजीब है और वो काम नहीं करेगा। केनेची बस उनकी हंसी को सुनकर सोचता है इन लोगों को नए आइडियाज पर भरोसा करना अब ये भी मुश्किल लगता है। उसी समय प्रिमोला केनेची के घर पर बात ले रही होती है। वो बताते हैं कि उसे एक नए बिजनेस ट्रिप पर जाना है और इस वजह से वो 1 महीने तक नहीं मिल पाएंगे। केनेची ये सुनकर बस सर हिलाता है, पर फिर वो एक और बात कहती है। वो केनेची से लंजरी खरीदना चाहती है। केनेची सुनकर हंसने लगता है और मजाक में पूछती है क्या किसी को अट्रैक्ट करने का प्लान है। पर प्रिमोला बिल्कुल सीरियस हो जाती है। वो कहती है हाँ एक इंसान है जो मुझे पसंद करता है। पर प्रिमोला बिल्कुल सीरियस हो जाती है। वो कहती है हाँ एक इंसान है जो मुझे पसंद है। केनेची इसे सुनकर थोड़ा चौंक जाता है, पर उसका चौंकना तब बढ़ जाता है जब उसका नाम लेती है तुम। केनेची थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है और वो कहता है कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए, मैं तुमसे काफी बड़ा हूँ। फिर प्रिमोला मुस्कुराकर कहती तो क्या हुआ, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, मेरे पिताजी को भी कोई ऐतराज नहीं है। केनेची उसकी बात सुनकर सिर्फ एक लंबी सांस लेता है और कहता है कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता है। प्रिमोला बिना किसी टेंशन के कहती है ठीक है, पर आज मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। केनेची उसे रोकता है पर उसकी बात नहीं मानती और दोनों एक ही बिस्तर पर शेयर कर लेते हैं। केनेची सोचता है कि ये लड़की आखिर मुझसे इतना इंटरेस्टेड क्यों है। अगले दिन प्रिमोला शहर वापस चली जाती है और केनेची अपने काम पर लग जाता है। पर तभी एक और नोबल उससे मिलने आता है और अपने आप को नॉर्स स्पेल द नाइट के नाम से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो कहता है कि उसे पता चला है कि केनेची अब जंगल में रह रहा है। पर फिर नॉर्स एक और सवाल पूछता है। वो केनेची के घर पर लगे सोलर पैनल के बारे में पूछता है। केनेची तुरंत अलर्ट हो जाता है और वो कहता है कि एक मैजिक आर्टिफैक्ट है। वो उससे विनती करता है कि ये बात किसी और को ना बताए। इसके जवाब में नॉर्स स्पेल उसे 3 स्टील इंगोट्स देता है और उसे कहता है कि इसे किसी अच्छे ब्लैक स्मिथ के पास ले जाओ और एक नए वेपन का फोर्जिंग करवा लो। केनेची ये देखकर हैरान हो जाता है। नॉर्स स्पेल फिर से एक नया जवाब बताता है। एम्पायर में एक नया मेज आया जो कि बिल्कुल अलग टाइप से स्पेल यूज करता है। वो बताता है कि उस मेज ने मेयोनीज का यूज करके उस ड्रैगन को हरा दिया। केनेची ये सुनकर पहले तो हंसने लगता है, फिर सोचते हैं कि ये भी किसी और दुनिया से आया है जैसे कि मैं। 1 महीने के बाद पूरा शहर मैलोए कंपनी के कार्वेन का इंतजार कर रहा होता है, पर जैसे ही वो लोग आने लगते सबको समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ हो गया। कार्वेन पर बैंडिट्स ने हमला कर दिया और एक बड़ी खबर मिलती है, प्रिमोला को किडनैप कर लिया गया। मैलो तुरंत एडवेंचरस से गुजारिश करता है वो उसकी बेटी को बचा ले, पर किसी में भी हिम्मत नहीं होती है क्योंकि सागा के पास 50 बैंडिट्स का
ग्रुप होता है। एक विलेजर कहता है कि नाइट्स इसे बचा लेंगे, पर फिर वो बताता है कि नाइट्स को प्रिपेयर होने में कुछ दिन लगेंगे। मालो और पूरा सेट टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अगर प्रीमूला को कुछ भी हो गया तो मैलो ट्रेडिंग कंपनी फिर से बुरी हालत हो सकती है। दूसरी तरफ प्रीमूला बैंडिट्स के बेस में होती है और वो सोच रही होती है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। सागा प्रीमूला की तरफ देखकर मुस्कुराता है और उसे ये देखकर हैरानी होती है कि प्रीमूला डर नहीं रही है। वो उससे कहता है, तुम तो काफी हिम्मत वाली हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। तुम बहुत ही खूबसूरत हो, इसलिए तुम्हें बेच दिया जाएगा। दूसरी तरफ मालो घुटने के बल गिरकर केनेची से गुजारिश करता है, कृपया करके प्रीमूला को बचा लो। केनेची उसकी बात सुनकर सोचने लगता है। उसे वो पल याद आते जो प्रीमूला के साथ वो बिताया था। एक गहरी सांस लेता है और वो कहता है, मैं जो कर सकता हूँ वो करूंगा। लेकिन उसे तुरंत ही एहसास होता है कि उसने एक बहुत ही बड़ी बात कह दी है। मैं लड़ना भी नहीं जानता हूँ, ये तो एक पागलपन है, पर अगर मैंने नहीं किया तो कौन करेगा। वो मालो से कहते हैं कि मुझे इस मिशन के लिए तैयारी करनी पड़ेगी और मुझे पैसे भी चाहिए। मालो बिना सोचे समझे उसे 50 गोल्ड कॉइन दे देता है। मालो बताता है कि सागा का अड्डा एक पुराने कैसल के खंडर में है, जो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। केनेची सोचते है कि मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए एक तेज और सुरक्षित राइड चाहिए। वो सबको पीछे हटने के लिए कहता है, मैं समन मैजिक का यूज करने वाला हूँ, और बिना किसी और एक्सप्लेनेशन के वो 2 मिलियन येन का एक ट्रक खरीदता है। सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं। वो सबको समझाता है कि चिंता मत करो, मैं इस पर पूरा कंट्रोल रख सकता हूँ। अब बड़ी दिक्कत है कि सागा के बंदे 50 से भी ज्यादा होते हैं और केनेची अकेला इतनी बड़ी सेना का सामना नहीं कर सकता। वो सबको देखता है और पूछते हैं, क्या कोई यहाँ पर है जो मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो? मैं तुम सबको हथियार दूंगा। याद रखो, सागा के सर पर एक बाउंटी है, जो उसे हरा देगा वो अमीर हो सकता है। लेकिन डर के मारे कोई भी आगे नहीं आता। तभी अचानक बॉब कैट आगे बढ़कर केनेची के साथ मिल जाता है। इसके तुरंत बाद मायूरी बीस्ट फॉल के साथ आती है और वो कहती है, हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे। केनेची उनके लिए हथियार लाता है। वो मायूरी को एक कंपाउंड बो देता है और वो हैरान रह जाती है और कहती है, मैंने ऐसा कुछ पहले नहीं देखा। बीस्ट फॉल नए तलवारों को टेस्ट करने लगते हैं और वो हैरान हो जाते हैं कि ये नई तलवार इतनी मजबूत और तेज है। इसके तुरंत बाद नो स्पेल भी आगे बढ़ता है और अपनी नई तलवार उल्फ फैंग को निकालता है और कहता है, ये वही स्टील इंगोट से बने जो तुमने मुझे दिए थे। अब देखते हैं कि ये कितनी शक्तिशाली है। केनेची समझ जाता है कि नो स्पेल भी बैंडिट से लड़ने के लिए तैयार है। फिर एक और चीज होती है, वही पुराना शॉपकीपर जो हमेशा उससे बेकार बातें करता था आगे आता है। वो अपना हाथ उठाता है और देखते देखते आग की शक्ति उसके हाथों से निकलती है। केनेची हैरान हो जाता है और वो कहता है, तुम तो एक मेज निकले। वो हंसकर कहता है, हाँ, पर मैं रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन बैंडिट से लड़ने के लिए अभी भी तैयार हूँ। दूसरी तरफ ओनामा भी आगे आती है और वो कहती है कि मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी तुम सबके लिए खाना बनाऊंगी और अगर हालत खराब हुई तो मैं भाग जाऊंगी। केनेची उसकी बात मान लेता है, लेकिन अब भी गांव के ज्यादा लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये मिशन एक सुसाइड मिशन है। मालो लड़ना चाहता था, पर केनेची उसे मना कर देता है। तुम पहले अपनी चोटों का इलाज करवाओ, मैं वादा करता हूँ कि परमूला को वापस जरूर लेकर आऊंगा। उसके बाद केनेची एडवेंचरस गिल्ड में जाता है और सागा को हराने का क्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उसके बाद वो अपनी टीम के साथ ट्रक में बैठ जाता है और बैंडिट्स के अड्डे की तरफ निकल पड़ता है। गांव वाले सिर्फ उन्हें दूर से देख रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि ये लोग कितने कम है, इनका जितना लगभग नामुमकिन है। दूसरी तरफ बैंडिट्स के अड्डे में प्रीमूला अब भी बंधी होती है। एनिमोन उसके पास प्लेट में खाना लेकर आती, पर प्रीमूला प्लेट उसके सामने ढकेल देती है और कहती है कि तुम्हें भी भूख लगी होगी, तुम ही खा लो। ये सुनकर वो खाना शुरू कर देती है और जैसे ही प्रीमूला को ये एहसास होता है कि सिर्फ वही नहीं बल्कि वो भी एक कैप्टिव है, तो उसे कहती है कि हमें मिलकर यहाँ से भागना होगा। वो उसे ये भी बताती कि मदद बस कुछ ही वक्त में पहुँचने वाली है, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। दूसरी तरफ केनेची और उसका ग्रुप मजे से अपनी मील को एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन बीस्ट फॉल के लोग उससे क्यूरियस होकर पूछते कि बॉब कैट का जो फूड है वो एग्जैक्टली क्या है। केनेची बिना हेजिटेशन के बता देता है कि वो एक पेट फूड है, जो सुन के बीस्ट फॉल और भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं और वो मजे में कहते हैं कि क्योंकि वो भी एनिमल्स हैं तो उन्हें भी इसे टेस्ट करना चाहिए। और जब वो ट्राई करने लगते हैं तो केनेची बहुत ही सरप्राइज हो जाता है, ये देखकर कि ओल्ड मैन भी उनके साथ शामिल हो गया और वो तब और हैरान होता है जब वो देखते हैं कि ओल्ड मैन उसे इतना एंजॉय कर रहे हैं जैसे कोई गवर्नमेंट डिश हो। खाना खत्म होने के बाद केनेची सभी को अपनी स्ट्रेटेजी समझाता है, जो सुनकर सब उसके प्लान को फॉलो करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन ओनामा डिसाइड करती है कि वो पीछे रुकेगी क्योंकि उसको लड़ना नहीं आता और वो किसी भी तरह की कॉम्बैट में एक्सपीरियंस नहीं रखती। वो कहती है कि जब तक वो वापस नहीं आते तब तक वो यहीं रहेगी और अगर कुछ गलत होता है तो वो एडवेंचरस गिल्ड को इन्फॉर्म कर देगी। इसके बाद मयूरी स्काउटिंग के लिए आगे बढ़ती है और अपनी रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके केनेची से बात करती है। वो उसे इन्फॉर्म करती है कि ऑलमोस्ट सागा के बेस तक पहुंच चुकी है, जो सुनकर केनेची मूव आउट होने की तैयारी करता है। शाम होते ही मयूरी वापस आकर रिपोर्ट करती है कि ज्यादातर बैंडिट्स नशे में है और केनेची सोचता है कि ये उनके अटैक के लिए एक परफेक्ट मोमेंट है। तभी एक बीस्ट फुल उसके पास आता है और उसको एक अजीब सा नट देता है, कहकर कि ये उसकी पहली बैटल में उसके काम आएगा। वो केनेची से कहता है कि बिना सोचे समझे काट ले, जो वो करता भी है, पर जैसे ही उसका टेस्ट उसके मुंह में आता है वो चौंक जाता है क्योंकि उसका स्वाद बिल्कुल गंदा होता है। लेकिन तुरंत ही उसके अंदर एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है और बिना किसी वजह के हंसने लगते हैं, जैसे किसी ने उसकी हेलुसिनेशन वाली ड्रग को दे दिए हो। दूसरी तरफ बैंडिट्स मजे से एक दूसरे के साथ ड्रिंक शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके गार्ड्स ट्रक को आता देख लेते और मयूरी बिना किसी देरी के उन्हें एलिमिनेट कर देती है। वो अपने दोस्तों के साथ बेस की तरफ आगे बढ़ती है और ओल्ड मैन बिना किसी वार्निंग के अपना एक्सप्लोजन स्पेल यूज करके गेट को तोड़ देता
जाता है। ये देखकर बैंडिट्स एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, पर उससे पहले कि वो समझ सके ट्रक उनके बेस के अंदर एंटर कर जाता है। केनिची ओल्ड मैन से कहता है कि वो अपना स्पेल एक बार और यूज करे और वो बताता है कि उसका माना पहले ही खत्म हो चुका है, इसलिए वो अब और अटैक नहीं कर सकता। इसके बाद बेस्टफुल बिना किसी हेजिटेशन के अटैक करना शुरू कर देते हैं और एक के बाद एक बैंडिट्स को मारने लगते हैं, क्योंकि वो अभी फाइट के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। बैंडिट्स अपना डिफेंस सेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नॉर्स स्पेल अपनी शॉर्ट स्किल से उन्हें एक एक करके गिराने लगता है। केनिची ये सब देखता है और वो सोचता है कि उसके दोस्त सच में कितने पावरफुल है, लेकिन तभी बाकी के बैंडिट्स एक साथ चार्ज करते हैं और केनिची और उसके साथियों को रियलाइज होता है कि वो अब घिर चुके हैं। इस सिचुएशन को देखते ही केनिची अपना सीक्रेट वेपन निकालता है, एक एक्सकैवेटर, जो बैटलफील्ड में उतरकर तबाही मचाना शुरू कर देता है। केनिची और उसके दोस्तों के लिए अब बैंडिट को हराना और भी ज्यादा आसान हो चुका होता है। जैसे ही बैंडिट्स एक्सकैवेटर को देखते उनका होश उड़ जाते हैं और वो पैनिक में आकर अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं, लेकिन केनिची उन्हें बता देता है कि अब उनके माफ होने का कोई चांस नहीं है। और बिना टाइम वेस्ट किए प्रिमुला को ढूंढने लगता है और एक स्ट्रॉन्ग हिट से दीवार को तोड़ देता है, क्योंकि उसको रियलाइज हो चुका होता है कि प्रिजनर्स इसी जगह पर बंद करके रखे हुए हैं। तभी एक लड़की एनिमोन उसको देखती है और अपनी आंख पर यकीन नहीं कर पाती। उसके दिमाग में बस एक ही चीज आती है, ये कोई इंसान नहीं बल्कि खुद भगवान ने। लेकिन उससे पहले केनिची उससे कुछ क्या पता, अचानक से चागास सामने आ जाता है जो प्रिमुला को अपनी गिरफ्त में लेकर खड़ा होता है। केनिची उससे गुस्से में कहता है कि अगर उसने तुरंत नहीं छोड़ा तो वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। चागास एक तेज चाल चलता है, वो धमकी देता है कि अगर केनिची और उसके साथी अपने हथियार डालकर सरेंडर नहीं करते तो वो प्रिमुला की जान ले लेगा। केनिची एक पल के लिए सोचता है, फिर मायूरी से धीरे से बात करता है, अपनी स्ट्रेटजी बताता है। वो कहता है कि वो सागा को टेम्परेरी अंधा कर देगा और जैसे ही वो कंफ्यूज होगा मायूरी उसका काम तमाम कर देगी। केनिची अपने बैकपैक से एक लेजर पॉइंटर निकालता है और सीधा सागा की आंख पर पॉइंट करता है। तेज रोशनी उसकी आंखों में चुभने लगती है और वो घबराहट से चिल्लाने लगता है, समझ नहीं पाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये मौका देखकर मायूरी अपनी स्नाइपर राइफल उठाती है और एक अटैक करके उसको गिरा देती है, जो सीधा सागा के कंधे पर लगता है। सागा चीखता है दर्द से और उसी दौरान केनिची तेज रफ्तार से प्रिमुला की तरफ दौड़ता है, लेकिन तभी सागा उससे गुस्से से जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन एनिमोन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे दूर फेंक देती है और इसके तुरंत बाद मायूरी एक शॉट फायर करके उसका काम तमाम कर देती है। जंग खत्म होने के बाद प्रिमुला केनिची से लिपट जाती है और वो उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिमुला के हक करने से केनिची को कुछ कुछ होने लगता है, इसलिए वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। दूसरी तरफ एक बीस्टफुल तेजी से भागता हुआ ओनामा के पास आ जाता है और उसे सिचुएशन की अपडेट देता है। बैंडिट से रिहा होने के बाद वो सभी मिलकर एक नदी में स्नान करने लगते हैं। इस दौरान केनिची प्रिमुला से कहता है कि वो एनिमोन की मदद करे ताकि वो अच्छे से क्लीन अप कर सके। वो उसे एक पेयर ऑफ सीजर्स देता है और वो कहता है कि इसे एनिमोन के बालों को ट्रिम कर सके, लेकिन प्रिमुला वो थोड़ी अलग सोच रखती है। वो हेयर काटने की वजह सोचती है कि इस कैंची को बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से ये रेयर आइटम हो सकती है। केनिची इस बात पर अपने सर पर हाथ रख लेता है, उसे यकीन नहीं होता कि ये लड़की ऐसे वक्त पर भी अपने बिजनेस का सोच रही है। स्नान करने के बाद केनिची एनिमोन से कहता है कि वो नए लुक में काफी अच्छी लग रही है। इस दौरान नॉरिस्पेल को एक और शॉकिंग बात पता चलती है, वो इंसान जिसने प्रिमुला को किडनैप करने की कोशिश की थी वही असल मास्टरमाइंड था इस पूरे किडनैपिंग के पीछे। उनामा सबको देखकर सुकून में आती है, कहकर कि वो सबके सेफ होने को लेकर परेशान थी। फिर वो एक और पर्सनल बात को शेयर करती है कि अगर उसका बेटा जिंदा होता तो वो भी लगभग एनिमोन की उम्र का होता। केनिची थोड़ा क्यूरियस होता है और वो पूछता है कि उसका बेटा कहाँ है। उनामा एक उदासी आंख भरती है और वो बताती है कि एक भयंकर प्लेग की वजह से उसने अपने बेटे को खो दिया। रात होने पर सब आराम करने के लिए लेट जाते, लेकिन केनिची के दिमाग में एक और टेंशन चल रही होती है। उसको अभी भी सारे बैंडिट्स के लाशों को हटाना है, लेकिन वो ऑलरेडी इतना थक चुका होता है कि वो सोचते है कि ये काम कल सुबह करना बेहतर होगा। अगले दिन सब लोग अपनी जर्नी को शुरू करते हैं और वापस डालिया पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही मेलो प्रिमुला को देखकर खुशी से झूम उठता है। वो कहकर अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है कि वो सेफ होने पर कितना खुश है उसके, लेकिन उसकी आंखें तुरंत एक और चीज पर जाती है। प्रिमुला के कपड़े बदले हुए लग रहे। वो क्यूरियस होता है तो प्रिमुला बताती है कि केनिची ने उसको नए कपड़े दिए थे। ये सुनकर मेलो के दिमाग में तुरंत एक नया बिजनेस आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर ये स्टाइल मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाए तो कितना ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। केनिची को यकीन नहीं हो रहा होता कि ये दोनों बाप बेटे अभी सिर्फ पैसों के बारे में ही सोच रहे हैं। फिर मेलो केनिची का शुक्रिया अदा करता है कि उसने प्रिमुला की जान बचाई। वो पूछते है कि लूट का क्या हुआ, क्या उसने सब कुछ अपने आइटम बॉक्स में स्टोर कर लिया। तभी एक और सरप्राइजिंग बात सामने आती है। केनिची के आइटम बॉक्स में सिर्फ लूट नहीं बल्कि बैंडिट्स के सर भी है। बीस्टफुल के लोगों ने उससे कहा था कि बाउंटी क्लेम करने के लिए बैंडिट्स के सर गिल्ड को दिखाने पड़ेंगे। मायूरी एक और इम्पोर्टेंट चीज पॉइंट करती है। वो कहती है कि सर को ज्यादा देर तक कैरी करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि जब वो सड़ना शुरू करते हैं तो बहुत ही तेज की बदबू आती है। केनिची इस बात से एग्री करता है और वो सोचता है कि उसे इस नई दुनिया के सर्वाइवल रूल्स के बारे में सीखना अभी बहुत कुछ बाकी है। लूट को प्रॉपर्ली स्टोर करने के बाद केनिची सभी को चोरी की गई चीजों को रिट्रीव करता है और साथ ही साथ बैंडिट्स के बेस में छुपा हुआ 100 गोल्ड कॉइन बाहर निकालता है। उसके बाद वो प्रिजनर से पूछते हैं कि वो अपने घर वापस जाना चाहेंगे, लेकिन सबके वापस जाने के लिए कोई घर नहीं होता है। जो सुनकर केनिची एक और सजेशन देता है, अगर वो चाहे तो डालिया में रुक सकते और यहाँ किसी काम में लग सकते हैं। इस दौरान
एनिमोन अपने विलेज के बारे में बताती जो कि लगभग 800 किलोमीटर दूर है। केनेची उसे वापस छोड़ने का वादा करता है, लेकिन एनिमोन थोड़ा हेजिटेट करती है। वो कह देती है कि वो वापस नहीं जाना चाहती, जो केनेची के लिए एक और नए सवाल का कारण बन जाती है। आखिर ऐसा क्यों जो उसे अपने गाँव से दूर रहने के लिए मजबूर कर रहा है। ओनामा के मन में एक गहरी शक होती है। उसे लगता है कि उसके अपने ही परिवार ने उसे एक स्लेव ट्रेडर को बेच दिया था। ये सोच के उसके दिल में एक छुपा हुआ दुख जागती है, लेकिन केनेची उसका हौसला बढ़ाता है और वो कहता है कि अब वो आजाद है और वो चाहे तो एक नया जीवन शुरू कर सकती है। उसके भले के लिए वो डिसाइड करता है कि उसे ढालिया ले जाए ताकि वो एक सेफ जगह पर अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सके। साथ ही केनेची दूसरी लड़कियों को भी मदद करता है ताकि वो सेफली अपने घर वापस पहुंच सके। रास्ते में ओनामा अपनी सोच केनेची से शेयर करती है। वो कहती है कि एक लड़के में सबसे जरूरी गुण ईमानदारी होता है। ये सुनकर सब लड़कियां एक दूसरे को देखती है और वो सोचने लगती है कि क्या केनेची सच में एक अच्छा मैच हो सकता है। लेकिन ओनामा तुरंत अपनी राय को साफ करती है। वो सोचती है कि केनेची ऐसा इंसान भी जो कि किसी भी लड़की के लिए रुक नहीं सकता, बल्कि वो उन लोगों में से जो कि अपनी दुनिया में ही जीते बिना किसी फिक्र के। उसके मुताबिक केनेची किसी भी लड़की के लिए सैक्रिफाइस नहीं करेगा, बल्कि अपनी मर्जी से जीवन जिएगा। थोड़ी देर के बाद सब लोग एडवेंचरस गिल्ड पहुंच जाते हैं, जहां बीस्टफुल रिसेप्शनिस्ट के सामने चागा का सिर पेश करती है। एक आदमी हैरान होकर पूछता है कि केनेची तुम कितने सर लेकर आए हो। केनेची शांत स्वर में कहता है कि टोटल 52 है। उसके बाद वो अपने आइटम बॉक्स से सर निकाल कर दिखाता है, जिसे देखकर वो सब लोग एक पल के लिए चौंक जाते हैं। बीस्टफुल हंसकर कहते हैं कि अब गिल्ड के वर्कर्स को ओवरटाइम काम करना पड़ेगा ताकि इनका इंसेप्शन खत्म हो जाए। ओल्ड मैन एक और चिंता व्यक्त करता है। वो केनेची से कहता है कि अगर किसी नोबल को उसकी शक्तियों के बारे में पता चल गया तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। केनेची इस बात को समझता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी पावर को छुपा कर रखेगा। अगर नोबल लोग ज्यादा परेशान करने लगे तो मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊंगा। वो अपनी स्ट्रेटेजी बताता है। दूसरी तरफ नोर्स स्पेल कहता है कि वो लोकल लॉर्ड एसएफएल को इस पूरे घटना के बारे में रिपोर्ट करेगा, जिसमें वो नोबल लोगों की इन्वॉल्वमेंट का जिक्र भी करेगा। गिल्ड के वर्कर्स अपना इंस्पेक्शन कंप्लीट करते हैं और केनेची को टोटल 861 गोल्ड रिवॉर्ड मिलती है। वो अपनी टीम के साथ इस रिवॉर्ड को शेयर करने का फैसला करते हैं, लेकिन ओनामा मना कर देती है। मैं तो तुम्हारे साथ लड़ने भी नहीं गई थी, वो कहती है। लेकिन एक और बात वो अपने मन में सोचती है। एनिमोन अभी भी एक बच्ची और उसे देखकर उसे अपने बेटे की याद आती है, इसलिए वो कहती है कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं एनिमोन का ध्यान रख सकूं। रात होते ही पूरा शहर सागा की हार का जश्न मनाता है। केनेची अपनी टीम के साथ रिवॉर्ड को डिवाइड करता है और सभी को 123 गोल्ड मिलते हैं। आज की रात शहर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, इसलिए केनेची डिसाइड करता है कि वो यहाँ इन में ही रुकेगा। जैसे ही वो इन में पहुंचता है, वहाँ की मालिक अजालिया उसका वेलकम करती है। तो तुम ही हो जिसने बैंडिट्स का सफाई किया, वो क्यूरियस होकर पूछती है। केनेची अपना हाथ जोड़ता है और शांत स्वर में कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग मुझ पर ध्यान दे। अजालिया हंसकर कहती है और उसे याद दिलाती है कि उसने कभी कहा था कि अगर उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए तो वो उसका लवर बन जाएगा। केनेची थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। मैंने कब बोला? वो बिना कुछ याद किए ये पूछता है। अजालिया इस पर मुस्कुराकर कहती है कि अगर उसके पास कोई खाली रूम चाहिए तो वो उसी रूम में रह सकते हैं जिसमें वो पहले भी रुका था। लेकिन तभी एक और अजीब चीज होती है। एक बार्ड शहर में गाना गा रहा होता है और उसके गाने का सब्जेक्ट कोई और नहीं बल्कि केनेची का ही होता है। बार्ड अपने गाने में चागा की हर बात का पूरा बयान देता है और केनेची को एक महान योद्धा की तरह बताता है। केनेची ये सुनकर अपना सर पकड़ लेता है। अब तो नोबल लोगों को पता चलने में सिर्फ वक्त ही लगेगा, वो सोचता है। थकान के कारण केनेची अपने कमरे में जाकर सो जाता है, लेकिन उसकी रात इतनी शांत नहीं होती जितनी उसने सोची थी। रात के अंधेरे में अजालिया बिना किसी शोर के उसके कमरे में आ जाती है। मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल ट्रीट लाई हूँ, वो ब्लश भरी मुस्कुराहट के साथ कहती है। लेकिन जैसे ही वो केनेची के करीब आती है तभी एक और चेहरा सामने आता है। एनिमन जो कि बिना कुछ बोले चुपचाप देख रही होती है। एक अजीब ऑकवर्ड साइलेंस फैल जाता है। अजालिया एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन एनिमन की इंटेंस नजर देखकर वो थोड़ा पीछे हट जाती है। केनेची भी हल्की मुस्कुराहट के साथ कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये रात काफी लंबी होने वाली है। और इसी के साथ एक और अजीब लेकिन यादगार रात शुरू होती है। अगले दिन केनेची ओनामा को ढूंढने निकलता है, लेकिन पूरा बाजार घूमने के बाद भी उसे वो कहीं पर दिखाई नहीं देती। बीस्टफुल से पूछने पर भी ठीक ठाक जवाब नहीं मिलता। सभी बस ये कह देते कि उन्होंने उसे आज नहीं देखा। ये सुनकर केनेची को थोड़ी चिंता होने लगती, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि वो फिलहाल अपना काम पूरा करना जरूरी है। वो सीधा एक वेपन शॉप पर जाता है जहाँ वो बैंडिट से लिया हुआ सामान बेचता है। शॉपकीपर चूड़ियां, तलवारें और आर्मर देखकर उनकी वैल्यू एस्टिमेट करता है और उससे एक अच्छी रकम मिलती है। इसके अलावा सागा के बेस से जो की छोटी मोटी चीजें मिली थी उन्हें भी मेल को कंपनी खरीद लेती है। ऊपर से ओल्ड मैन जो की फर्नीचर अपने घर लेकर आया था उसका भी पैसा अब देना पड़ता है। कुल मिलाकर केनेची के हाथ में अब 89 गोल्ड आते हैं। वो इस अमाउंट को अपनी टीम के साथ इक्वली डिवाइड करता है ताकि सभी को 12 गोल्ड मिल सके। वापस लौटते वक्त केनेची और एनिमन एक साथ चल रहे होते हैं जब वो ओनामा को अपने रास्ते में अपने घर के बाहर खड़ा देखते हैं। जैसे ही ओनामा एनिमन को देखती है वो थोड़ी परेशान होकर सोचती है और कहती है, तुम गायब कहाँ हो गई थी? मैंने तुम्हें पूरा दिन ढूंढा। लेकिन एनिमन बिना किसी हिचकिचाहट के कहती कि वो केनेची के साथ रहना चाहती है। ओनामा थोड़ा हैरान रह जाती और उसे समझाने की कोशिश करती कि उसके साथ रहना ज्यादा सुरक्षित होगा, लेकिन एनिमन अपनी जिद पर ही अटकी रहती है। मैं केनेची के साथ ही रहूंगी क्योंकि उसने मुझे अपना खाना दिया था, वो कहती है। जैसे ये सबसे बड़ी वजह हो किसी के साथ रुकने की। ओनामा हल्के से मुस्कुराती है और वो कहती है, ठीक है, अगर कभी किसी तकलीफ में पड़ी तो मेरे पास वापस आ जाना। ये कहकर वो शहर वापस चली जाती है। केनेची ये सब देखकर हैरान होता है और वो सोचता है कि एनिमन उसके साथ क्यों रहना चाहती है। तब केनेची समझ जाता है कि शायद से वो सच में इसलिए रुक रही क्योंकि उसको खाना पसंद है। रात के दौरान वो एक और
बेड शेयर करते, लेकिन बिना किसी अजीब बात के, सिर्फ एक नॉर्मल रात की तरह। लेकिन तभी एक अजीब बात होती है। केनेची के घर के बाहर कुछ शक किए जाने वाले आदमी दिखाई देते हैं और चुपचाप उसके घर की तरफ आ रहे होते, जैसे कि वो किसी प्लान में लगे हो। कुछ दिन के बाद एक नया मुद्दा सामने आता है। शहर के लॉर्ड ने नॉर्थ पोल की तारीफ की और उसे बैरोन का टाइटल दिया, जो कि एक ऐसी छोटी जगह पर शासन करने का अधिकार देता जब उसके पास एक अपनी टेरिटोरी हो। और अफवाह चल रही होती है कि वो एक बीवी को ढूंढ रहा है। दूसरी तरफ मेल्को कंपनी एक नए आविष्कार की तारीफ कर रही होती है, जो ड्राजी ने, जिसे केनेची ने बनाने का आइडिया दिया था। पहले तो उन्होंने उसके ड्राइंग पर हंसी थी, लेकिन अब वो मानते हैं कि ये काफी उपयोगी इन्वेंशन है। हमें केनेची का एहसान चुकाना होगा, मेल्कोन के मालिक कहते हैं और उसे 5 गोल्ड कॉइन देते हैं। इसके अलावा एडवेंचरस गिल्ड भी केनेची के क्वेस्ट को रिव्यू को पूरा करते हैं और उनकी टीम को एक बड़ा इनाम मिलता है। केनेची पहले सोचते हैं कि वो मेल्को कंपनी से लिया हुआ उधार चुका दे, लेकिन जब वो पैसा लौटाने के लिए जाता है तो वो मना कर देते हैं। ये तुम्हारा उधार नहीं बल्कि तुम्हारा हक है, वो कहते हैं। इसलिए केनेची वो पैसा उन लड़कियों को दे देता है जिसे उसने बचाया था। एक दिन जब केनेची और एनिमोन बाजार में घूम रहे होते, तभी केनेची को एक अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे कोई उस पर नजर रख के बैठा था। वो अपनी आसपास की भीड़ को ध्यान से देखता है और एनिमोन से हल्की सी आवाज में कहता है, चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वो एक गली में जाने की कोशिश करते हैं, उनका रास्ता एक बड़ी सी कैरेज रोक देती है। काले कपड़ों में छुपे हुए आदमी उसके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हमारे मालिक से मिलना होगा, चुपचाप कैरेज में बैठ जाओ। केनेची एक पल के लिए सोचता है ये लोग कौन हो सकते हैं, लेकिन वो बिना सोचे समझे अपने आइटम बॉक्स से फायरवर्क्स निकालता है और कैरेज के ऊपर फेंक देता है। एक तेज धमाका होता है और जलती हुई चिंगारी हवा में फैल जाती है। लोग उन्हें देखने लगते हैं और केनेची इस मौके का फायदा उठाकर अपनी क्रॉसबो उनके चेहरे पर टांग देता है। तुम मुझे मारने आए हो या फिर बुलाने, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है। उन लोगों को समझ में आ जाता है कि अगर वो यहाँ पर कुछ गलत करेंगे तो पूरा शहर उन्हें देख लेगा, इसलिए वो पीछे हटने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आज के लिए तुम बच गए केनेची। तभी मेलो की कैरेज वहाँ पर पहुँचती है और वो केनेची से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। केनेची उन्हें बताता है कि काले कपड़े वाले आदमी उसे किडनैप करने आए थे। मेलो सोचता है और वो कहते हैं कि ये लोग एंटी मोनार्की फैक्शन के हो सकते हैं, जो शासक विरुद्ध संगठन है। तुम्हें काउट स्पेस से मिलना चाहिए, मेलो उसे सजेस्ट करता है। उसी रात एक और कहानी चल रही होती है। मेल्को कंपनी के मालिक प्रिमुला के साथ बैठे होते हैं और प्रिमुला कहती है कि मुझे केनेची से मिलना है। मेल्को के मालिक हंसकर कहते हैं, लॉर्ड ने हमें ड्रेंच बनाने के लिए प्रेज किया, पर असल में तो ये आइडिया केनेची का था। हमें उसे इसका इनाम देना होगा, लेकिन क्या ये इनाम सच में इनाम होगा या फिर किसी संकट की शुरुआत? केनेची के जाने के बाद एक लड़की जो उसके साथ वक्त बिता चुकी थी उसके बारे में सोचने लगती है। वो याद करती कि उसने उसके लिए कितना कुछ किया था, उसे बचाया, उसका ध्यान रखा और उसे एक नए जीवन की शुरुआत दी। उसके मन में एक ही बात चल रही होती है, केनेची सच में कितना अच्छा इंसान है। उसका दिल कहता है कि उसे उसके साथ ही रहना चाहिए, चाहे वो कहीं भी जाए। ये सोचकर वो जल्दी से केनेची के घर दौड़ पड़ती है, इस उम्मीद में कि कोई वहाँ पर उसका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही वो पहुँचती और वो देखती कि घर बिल्कुल खाली है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो चला गया, उसके होठ हल्की सी कांपते हैं। वो जमीन पर बैठ के रोने लगती। तभी हमें पता चलता है कि जाने से पहले केनेची ने सब कुछ अपने आइटम बॉक्स में स्टोर कर लिया था, ताकि वो बिना किसी दिक्कत के निकाल सके। उसने एनिमोन से पूछा था कि क्या वो सच में उसके साथ चलना चाहती है, और जब उसने हाँ कहा तभी उसका सफर शुरू किया। रास्ते में जाते वक्त एक बॉब कैट उसके सामने आता है। केनेची उसके सर पर हाथ रखता है और हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, अब हमें जाना होगा, अपना ख्याल रखना। फिर वो अपनी गाड़ी चलाकर निकल जाता है। लेकिन थोड़ी देर में वो देखता है कि बॉब कोट तेजी से दौड़ते हुए उसके पीछे आ रहा है। क्या तुम भी आना चाहते हो? केनेची हैरान हो जाता है, लेकिन जब बॉब कोट उसकी गाड़ी के साथ चलने लगता है तब वो समझ जाता है कि वो भी उसके परिवार का हिस्सा है। थोड़ी देर के बाद वो फुइया से मिलता है और वो देखकर हैरान होता है कि तुम तो एक मर्चेंट भी बन गए। फुइया कहता है। केनेची हाँ में सर हिलाता है और बताता है कि एनिमोन और बॉब कैट उसकी फैमिली और बिना किसी डेस्टिनेशन के सफर कर रहा है। फुइया उसके सफर के लिए शुभकामनाएं देता है और केनेची मन ही मन सोचता है कि शायद से अब उसे वही स्लो लाइफ मिल रही है जो कि वो हमेशा से चाहता था। कुछ समय के बाद केनेची और एनिमोन एक झील के किनारे पर मछली पकड़ रहे होते हैं। केनेची उसे फिश बॉल सूप बनाकर खिलाता है और वो खुशी खुशी खा लेती है। उसके चेहरे पर एक नई प्यारी सी मुस्कुराहट होती है और केनेची सोचता है कि शायद से यही सुकून भरी जिंदगी थी जो मुझे चाहिए थी। हमें ये भी पता चलता है कि एनिमोन सिर्फ 12 साल की, लेकिन केनेची को लगता है कि वो अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ी छोटी दिखाई देती है। इसलिए वो सोचता है कि ऐसी जगह ढूंढना चाहिए जहाँ पर वो अच्छी तरह से सेटल हो सके, और ड्रोन के इस्तेमाल करता है ताकि आसपास की जगह देख सके। जल्दी उसे एक खूबसूरत झील दिखाई देती जो कि इंस्टांटिया टाउन के पास है। उसे वो जगह एकदम पसंद आती है और वो डिसाइड करता है कि वहीं पर अपना नया घर बसाएगा। जब वो उस जगह पर पहुंचता है तो वहाँ की सुकून भरी हवा और अच्छा व्यू देखकर वो अपनी मैजिकल हाउस समन करता है। ये जगह एकदम परफेक्ट है, इसका नाम रखेंगे बॉब कैट विल। केनेची खुशी से कहता है और एनिमोन और बॉब कैट एकदम एक्साइटेड दिखाई देते हैं। रात को केनेची एनिमोन को पढ़ना और लिखना सिखाता है। उसके पास बहुत ही सारी किताबें होती है, लेकिन वो देखते हैं कि केरोसिन काफी महंगा हो रहा है जो कि उसके मेन सोर्स का हिस्सा है। मुझे एक सस्ता अल्टरनेटिव ढूंढना होगा, वो सोचता है।
फिर उसके दिमाग में एक बायोडीजल का आइडिया आता है और उसके बारे में पढ़ने लगता है। एनीमोन उसके पास आती है और वो कहती है कि मुझे भी पढ़ना है, लेकिन केनेची हंसकर बोलता है ये बुक तुम नहीं समझ पाओगी क्योंकि ये मेरी दुनिया की लैंग्वेज में लिखी हुई है। अगले दिन केनेची अपने सोलर पैनल्स लगाता है ताकि एनर्जी की दिक्कत ना हो, लेकिन तभी उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग आती है जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो। वो तुरंत क्रॉसबो निकालता है और तैयार हो जाता है, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो वो देखता है कि वो सिर्फ मयूरी है। तुम यहाँ पर कैसे पहुंची? केनेची हैरान होकर पूछता है। मयूरी मुस्कुराकर कहती कि मैंने वेल का सुगंध का पीछा किया और मैं यहाँ तक पहुंच गई। एनीमोन उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो तुरंत उसे गले लगा लेती है। केनेची सोचता है कि शायद से अब एक और इंसान उसके साथ रहेगा। तो तुम भी यहीं पर होगी? वो पूछता है। मयूरी हाँ में सर हिलाती है और फिर केनेची को बताती है कि डालिया के शहर में क्या हुआ जब वो चला गया था। उससे पता चलता है कि नॉर्थ पोल ने प्रीमोला को प्रपोज कर दिया। केनेची ये सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि इसका मतलब है कि प्रीमोला अब नोबेल्टी का हिस्सा बनने वाली है। ये तो अच्छी खबर है। वो कहता है। रात को एनीमोन और मयूरी एक बच्चों की किताबें पढ़ रही होती है। मयूरी लिखना नहीं जानती, लेकिन वो तस्वीरें देखकर कहानी समझ जाती है। तुम्हें लिखना आता है? एनीमोन हैरान होकर पूछती है। मयूरी थोड़ा शर्मा कर कहती है नहीं, लेकिन तस्वीरों से मैं समझ सकती हूँ। ये सुनकर केनेची के दिमाग में एक नया विचार आता है। क्या होगा अगर मैं तस्वीरों वाली किताबें बनाना शुरू कर दूं? शायद से ये बिकेंगी। फिर वो एनीमोन और मयूरी से पूछते कि इस देश में सबसे लोकप्रिय कहानी कौन सी है। दोनों सोचने लगती है और फिर बताती कि एक पुरानी कहानी, एक वैन एल्फ की कहानी। केनेची अब सोचने लगता है कि शायद से यही नए बिजनेस की शुरुआत हो सकती है, एक नए सपने की शुरुआत, एक नए सफर की शुरुआत। एक ब्यूटीफुल ह्यूमन गर्ल एक प्रिंस से प्यार कर बैठी। दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, पर दुनिया उनके अगेंस्ट थी। सभी लोग उनकी लव स्टोरी से नफरत करते थे और इसलिए उस लड़की को मारने की साजिश रची गई। जब उस पर अटैक होने वाला था तब फेरिस ने अपनी मैजिकल पावर से उसको बचा लिया। वो प्रिंस के साथ भागी और उसके साथ अपनी पूरी लाइफ हैप्पी से स्पेंड की। केनेची ने एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी पर एक पिक्चर बुक बनाई जिसे देखकर गर्ल्स एक्साइटेड हो गई। उनको लगा कि स्टोरी एकदम अमेजिंग है जैसे कि फेरी टेल्स की होती है। लेकिन तभी केनेची को एक बीस्ट फोल्कमैन और एक और अननोन पर्सन दूर से आते दिखाई देते हैं। उसका इंस्टिंक्ट कहता है कि ये लोग सन्स है, इसलिए वो तुरंत गर्ल्स को हाउस के अंदर हाइड होने के लिए कह देता है। वो अपनी क्रॉसबो निकालकर दोनों स्ट्रेंजर्स को ट्रीटेंड करता है, लेकिन वो लोग अपनी इनोसेंस प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि वो लोग सिर्फ लेक के क्रॉस वाली विलेज के रेजिडेंट्स हैं और बस चेक करने के लिए आए हैं कि कहीं यहाँ पर बैंडिट्स तो नहीं है। बीस्ट फोल की नजर विले पर पड़ती है जो कि केनेची के साथ कंफर्टेबल दिख रही होती है। वो कहता है कि बॉब कैट कभी भी इविल लोगों के साथ अटैच नहीं होते, जो प्रूफ करता है कि केनेची निर्दोष है। स्ट्रेंजर्स अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और एक का नाम क्रूटोन होता है और जबकि दूसरा अपना नाम नयान्या बताता है। वो केनेची के होम को ध्यान से चेक करता है पर उन्हें कुछ भी खतरा नहीं मिलता है। नयान्या रिलैक्स हो जाता है और वो कहता है कि ये प्लेस सस्पिशियस नहीं लग रहा है। क्रूटोन अपोलाइज करता है डिस्टर्ब करने के लिए और फ्रेंडली हो जाता है। फिर वो केनेची से पूछते हैं कि वो अपनी पिक्चर बुक सेल करता है। केनेची कहता है कि हाँ, और क्रूटोन एक बुक बाय कर लेता है क्योंकि उसकी एक डॉटर है जो कि एनीमोन की एज की है। केनेची अपनी स्लो लाइफ को एंजॉय करने लगता है। उसको नए एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद होता है, इसलिए वो बायोडीजल बनाने का आइडिया ट्राई करता है। वो एक स्पेशल मिक्सचर रेडी करता है और उसको अपने जनरेटर में टेस्ट करता है। जब जनरेटर रन करने लगता है, लेकिन तभी उसको नोटिस होता है कि एनीमोन सैड है क्योंकि वो प्रॉपर्ली बात नहीं कर रहा था। तो वो डिसाइड करता है कि वो उसको चेयर अप करेगा। वो उसको इनवाइट करता है, वो उसके साथ स्ट्रांकिया चले और मयूरी भी एक्साइटेड हो जाती है और ज्वाइन करने का डिसाइड करती है। वो दोनों लीड करने के लिए कहते हैं क्योंकि एनीमोन पहले भी वहाँ पर जा चुकी होती है। जब वो सिटी में पहुँचते हैं तो सबसे पहले एडवेंचरस गिल्ड जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट उनसे उनके आईडीज मांगती है और जब उनके रिकॉर्ड चेक करती है तो वो शॉक हो जाती है। उसको बिलीव नहीं होता कि केनेची ने सागा को डिफीट किया, पर केनेची उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो इसको सीक्रेट रखे और फिर वो अपने रजिस्ट्रेशन फी पे कर देते हैं। उसके बाद वो सिटी के फेमस फूड को ट्राई करते हैं, पर गर्ल्स को वो फूड ब्लैंड लगता है। उनको लगा था कि वहाँ के खाने में फ्लेवर्स होगा। केनेची उन्हें सीजनिंग ऐड करने का आइडिया देता है और जैसे ही वो सीजनिंग डालती है उन्हें फूड सडनली टेस्टी लगने लगता है। वो इंजॉय करते हैं और नए फ्लेवर्स को एक्सप्लोर करते हैं। फिर वो एक मेज शो पर आते हैं जहाँ पर केनेची एक अजीब सा मैजिकल टूल देखता है। उसको क्यूरियोसिटी होती है कि वो किस काम का है, इसलिए वो मेज से उसके बारे में पूछता है। मैज एक डिश में वाटर पंप करती है और दूसरे कंपार्टमेंट में वाइन। जब वो लिक्विड टूल के पास होता है तो केनेची वाइन को टेस्ट करता है और उसको रियलाइज होता है कि टूल ने उसकी अल्कोहल डेस्टिनी इंक्रीज कर दी, पर वाटर का टेस्ट बिल्कुल सेम है। ये देखकर केनेची अमेज्ड हो जाता है और वो सोचता है कि ये टूल किसी भी सब्सटेंस में स्प्लिट कर सकते हैं जो भी टॉप डिश में डाल दो। उसको एक ब्रिलियंट आइडिया आता है, अगर ये टूल लिक्विड स्प्लिट कर सकता है तो शायद से बायोडीजल रिफाइन करने में भी काम आ सकता है। ये सोचकर वो एक्साइटेड हो जाता है और बिना टाइम वेस्ट किए मेज के टूल को बाय कर लेते हैं जो कि उसको 5 गोल्ड कॉइन में मिल जाते हैं। मेज की नजर एनीमोन पर पड़ती जो कि ग्रीमोर अपने हाथों में पकड़े होती है। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वो सोचते हैं क्या सिर्फ उसे पकड़कर वो मैजिक यूज कर सकता है, लेकिन एनीमोन उसको एक्सप्लेन करती है कि स्पेल कास्ट करने के लिए सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि प्रॉपर मैजिक पावर भी चाहिए होती है। केनेची को मैजिक सीखने में एक्साइटमेंट होती है, इसलिए वो बिना सोच विचार के ग्रीमोर को 3 गोल्ड कॉइन में बाय कर लेता है। लेकिन मेज तुरंत उसको बता देती कि वो तुरंत ये बुक बाय नहीं कर सकती क्योंकि उससे पहले
पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना जरूरी है। वो कहती है कि 1 वीक के बाद आकर वो ग्रीमोर ले सकता है। जैसे ही वो वहाँ से निकलते उनकी मुलाकात निनुआज से होती है। वो काफी हंसते में होता है जिससे कि कनेची और एनिमोन को डाउट होता है कि कोई सीरियस बात है। उसके एक्सप्रेशन टेंशन वाले होते हैं जैसे उसको कोई अर्जेंट मैटर में जाना हो। तभी उन्हें एक एली से एक लड़की की चीख सुनाई देती है। वो तुरंत उस डायरेक्शन में भागते हैं और वो देखते हैं कुछ ठग्स क्रूटोन और उसकी बेटी को धमका रहे होते हैं। वो एकदम अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन कनेची तुरंत अपने मास्क पहनता है और अपने फायरवर्क्स का यूज करके उन्हें डरा देता है। फायरवर्क्स की ब्राइट लाइट और लाउड साउंड की वजह से थग्स कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। क्रूटोन टेंशन फ्री हो जाता है और कनेची उसको एश्योर करता है कि अब वो सेफ है। तभी नन्या भी वहाँ पर आ जाता है और गिल्टी फील करता है क्योंकि वो एक ट्रैप में फंस गया था जिसकी वजह से टाइम पर नहीं पहुंच पाया। कनेची थग्स के बारे में क्रूटोन से पूछता है तो वो रिवील करता है कि ये लोग एक डेंजरस स्पाइस सिंडिकेट जटेरा से बिलोंग करते हैं। वो बताता है कि वो एक गवर्नमेंट के लिए काम करता था, तब उसने इसको अरेस्ट किया था और अब ये रिवेंज लेने के लिए आए हैं। क्रूटोन की बेटी मैरी कनेची को स्पेशल थैंक्स देती है क्योंकि उसकी पिक्चर बुक उसको काफी पसंद आई थी। तभी एनिमोन बताते कि इस बुक को बनाने में उसने भी हेल्प की थी। मैरी एक्साइटेड हो जाती और वो कहती कि उसको भी कनेची के काम में मदद करनी है। इस तरह मैरी और एनिमोन बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। कुछ दिन के बाद मैरी और उसकी फैमिली कनेची के घर पर विजिट करते हैं और सब मिलकर एंजॉय करते हैं। किड्स हर दिन एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और नए नए आइडियाज सोचते हैं। वो एक नई पिक्चर बुक प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट करते हैं जो सिंड्रेला की स्टोरी पर बेस्ड होता है। लेकिन एक दिन क्रूटोन कनेची के घर पर आता है और वो पूरे पैसे लेकर उसके सामने गिर जाता है। उसके फेस पर एक टेंशन होती है और वो ऑलमोस्ट रोते हुए कनेची से मैरी को बचाने की रिक्वेस्ट करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि मैरी को एक रेयर डिजीज होगी जो कि सिर्फ इसी रीजन में होती है। ये डिजीज इतनी डेंजरस होती है कि जिसको भी हो जाए वो एक दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाता। कनेची शॉक्ड हो जाता है और तभी मयूरी उसको सजेस्ट कर देती कि मेज से कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन क्रूटोन कहता है कि उनके पास मेज की ट्रीटमेंट को अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं है। कनेची बिना किसी हेजिटेशन के अपनी कोल्ड मेडिसिन निकालता है और उसको फ्री में क्रूटोन को दे देता है। वो बताता है कि ये मेडिसिन मैरी की फीवर को कम कर देगा जिससे कि वो थोड़ी स्टेबल हो जाएगी। वो तुरंत मैरी के पास जाता है जहाँ पर मेज उसकी हालत चेक करती है। वो बताती है कि मैरी को चिकोरी फीवर हो गया है जो मेज से भी इलाज नहीं हो सकता, लेकिन एक सोल्यूशन है। मेज बताती है कि एक रेयर व्हाइट फ्लावर होता है जिसे चिकोरी कहते हैं जो सिर्फ फॉरेस्ट में स्प्रिंग के पास ब्लूम करता है। अगर उसके सीड्स मिल जाए तो मैरी का इलाज पॉसिबल है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि फ्लावर सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पर ब्लूम करता है और मैरी को कल सुबह तक इसका इलाज चाहिए होगा। कनेची और क्रूटोन डिसाइड करते हैं कि वो तुरंत फॉरेस्ट में जाकर इस फ्लावर को ढूंढेंगे। तभी नन्या भी इसमें इन्वॉल्व होता है और वो कहता है कि वो भी इस मिशन में मदद करेगा। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलते एक डार्क एली में स्पाइस सिंडिकेट के थग्स उसको साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वो एक दूसरे से विस्पर में बात करते हैं और वो कहते हैं कि फाइनली हमें क्रूटोन का घर मिल गया। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में क्योंकि स्टोरी अभी एंड नहीं हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।